सभी का प्रतिभागियों का स्वागत है। मैं सबसे पहले मंच पे आए हुए अतिथियों को बैठने के लिए आग्रह करूंगा। इसमें सरस्वती वंदना नहीं है। अच्छा जी। आप सभी को ज्ञात है कि हम अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के 9वें अखिल भारतीय अधिवेशन में 3 दिनों से यहाँ पे हैं। आज का अंतिम दिन है जो 7 अक्टूबर को जो यहाँ पे हो रहा है। मैं इस एकादश सत्र में जो बौद्धिक सत्र है जिसका विषय रहने वाला है राष्ट्रीय सुरक्षा सीमा से समाज तक, मैं इस सत्र में आप सभी प्रतिभागियों का हृदय से अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। आज हमारे साथ मंच पे जो बैठे हैं आप सबको ज्ञात है, हमारे अपने डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी जी मंच पे आ चुके हैं। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी जी वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और राष्ट्रसभा के सदस्य भी हैं। इनकी पहचान विचारक, विश्लेषक और राजनीतिक सलाहकार के तौर पर भी होती है। ये देश की राष्ट्रीय नीति, राजनीति, सामाजिक मुद्दों और विशेष रूप से भाजपा के वैचारिक पहलुओं पे बेबाकी से अपनी राय रखते हैं। अक्टूबर 2019 में डॉक्टर त्रिवेदी राज्यसभा सीट के लिए उत्तर प्रदेश से निर्विरोध निर्वाचित घोषित हुए। उनके खिलाफ विरोधी दलों से भी किसी ने नामांकन नहीं किया था। लखनऊ में जन्मे डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी जी ने इंजीनियरिंग की डिग्री लेने के बाद यांत्रिक इंजीनियरिंग में पीएचडी किया। गूगल बाबा के नाम से प्रसिद्ध डॉक्टर त्रिवेदी जी को हम सब जानते हैं। उनकी अपनी राजनीति में छोटी उम्र में आने वाले नेता के तौर पे जाने जाते हैं। उनके बारे में कहा जाता है कि वो सबसे कम उम्र में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के सूचना सलाहकार बने थे। इतना ही नहीं, उन्हें 35 वर्ष की उम्र में किसी राष्ट्रीय राजनीतिक दल के अध्यक्ष का राजनीतिक सलाहकार भी बनाया था। अपनी स्मरण शक्ति और विनम्रता और विद्वतापूर्ण चर्चा के लिए हम आदरणीय सुधांशु जी को सारा देश जानता है। इनकी जो शास्त्रार्थ की एक शैली में जो तथ्यों के आधार पे चर्चा करते हैं टीवी पे और ऐसे भी सोशल मीडिया पे, हम इन सब को जानते हैं और देखते हैं। हमारे साथ मैं उनका हृदय से स्वागत करता हूँ। मंच पे हमारे साथ और भी विभूतियाँ बैठी हैं। मंच पे जिनका सानिध्य रहने वाला है इस सत्र में, ऐसे श्री गुंठा लक्ष्मण जी जो अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के सह संगठन मंत्री हैं, वो हमारे साथ इस सत्र में रहेंगे, उनका सानिध्य प्राप्त होगा। मंच पे हमारे साथ जो और भी लोग बैठे हैं उनमें जो नारायण लाल जी गुप्ता जी, आदरणीय नारायण लाल जी गुप्ता जी जो अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के अध्यक्ष हैं, वो हमारे साथ रहने वाले हैं इस सत्र में। और प्रोफेसर गीता भट्ट, राष्ट्रीय महामंत्री अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ, वो भी हमारे साथ मंच पे रहने वाली हैं। मैं सबसे पहले इस कार्यक्रम के लिए मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष और राष्ट्रीय महामंत्री से अनुरोध करूंगा कि वो हमारे अतिथि डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी जी का स्वागत करें। पुष्पगुच्छ, श्रीफल और अंगवस्त्र के साथ डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी जी का स्वागत है। ये एक स्मृति चिन्ह
भी देकर उनका स्वागत है। आप सभी मंचस्थ अतिथियों से अनुरोध है कि वो बैठ जाएं और अब मैं अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के संक्षिप्त परिचय के लिए अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री प्रोफेसर नारायण लाल जी गुप्ता जी को अनुरोध करूंगा कि वो आकर के संक्षिप्त परिचय दें। अपने इस नवे अधिवेशन का आज अंतिम दिन है और एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर हमारे निमंत्रण पर हम सबको प्रबोधित करने आए। पूरे देश में अपने राष्ट्रीय विचारों के लिए अपने प्रखरतापूर्ण विद्वतापूर्ण विषय रखने के लिए जाने जाने वाले और मंच पर विराजमान ऐसे आदरणीय सुधांशु त्रिवेदी जी, संगठन के सह संगठन मंत्री आदरणीय जी लक्ष्मण जी, महामंत्री बहन गीता भट्ट जी, समक्ष पंक्तियों में विराजमान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय बौद्धिक शिक्षण प्रमुख सुनील भाई मेहता जी, हमारे अखिल भारतीय संगठन मंत्री महेंद्र कपूर जी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष महेंद्र कुमार जी, अन्य विश्वविद्यालयों और राष्ट्रीय संस्थानों के कुलपति और निदेशकगण, जयपुर शहर के सम्मानित नागरिकगण और इस अधिवेशन में इस यज्ञ में आहुति पिछले 3 दिन से डाल रहे आप सब उपस्थित भाइयों और बहनों। सुधांशु जी आज इस कार्यक्रम में आए। हम सब शैक्षिक महासंघ के सेनानी के रूप में निरंतर चल रहे हैं। शिक्षा, समाज और राष्ट्र इसको सामने रखते हुए शिक्षक हितों को आधार बनाकर निरंतर 1988 से हम यात्रा कर रहे हैं। शैक्षिक महासंघ हम सब तो उसके घटक हैं ही, लेकिन क्योंकि परिचय बार बार सुधांशु जी पहले भी शैक्षिक महासंघ के साथ जुड़े रहे हैं, हमारे कार्यक्रमों में आए हैं। शैक्षिक महासंघ ये एक अनूठी संकल्पना का पूर्व प्राथमिक से लेकर यूनिवर्सिटी तक के टीचर्स का देश भर में सांस्कृतिक राष्ट्र भाव का आधार बनाकर शिक्षकों को मात्र अपनी सेवा शर्तों के लिए नहीं तो भारत की परंपरा के आधार पर शिक्षा और राष्ट्र के लिए और समाज का नेतृत्व करने के लिए तैयार करने का एक मंच है। 1988 में जब ABRSM की स्थापना हुई तो उससे पहले पहला शिक्षक संगठन ये ABRSM था, ऐसा नहीं है। स्वतंत्रता के बाद इस देश में शिक्षक संगठन बने। हम लोग अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से काम करते हुए कुछ राज्यों में राष्ट्रीय विचार के शिक्षकों का मंच भी बना, लेकिन अखिल भारतीय स्तर पर वामपंथी ही ज़्यादा प्रभावी थे। और इन वामपंथी संगठनों में जैसे दत्तोपंत ठेंगड़ी ने भारतीय मजदूर संघ की स्थापना करने से पहले वामपंथी संगठनों में कार्य करने का अनुभव लिया, ऐसे ही हमारे मुकुंद राव कुलकर्णी जी और अन्य साथी वामपंथी संगठनों में दायित्व लेकर चुनाव लड़कर वहाँ पर उस कार्य का शिक्षक का संगठन कार्य का अनुभव लिया। लेकिन उस कार्य को करते करते उसकी एकांगिकता ध्यान आई कि ये शिक्षक संगठन पूरी तरह से वेस्टर्न आइडियोलॉजी, जिसे प्रेशर ग्रुप और इंटरेस्ट ग्रुप कहते हैं, केवल इस रूप में काम कर रहे हैं। शिक्षक की भारत की जो मूल भावना है, जो उसके प्रति आदर है, जो समाज का उससे अपेक्षा है, उस नाते से ये मंच शिक्षकों का कोई सकारात्मक दिशा देने, शिक्षकों को दिशा देने का काम नहीं कर रहा है। और इसलिए ये बीच बीच में चर्चा होती थी, वामपंथी संगठनों में काम करने की पीड़ा भी होती थी कि हम लोग आखिर अपना जीवन किस में खपा रहे हैं। और उसी पीड़ा में से कुछ साथियों ने ये बैठकर सोचा कि हमको एक अलग मंच, अकादमिक मंच, शिक्षकों का मंच बनाना चाहिए। और वहां से 1988 में अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ का जन्म हुआ। केवल कुछ साथियों ने सोचा कि किस आधार पर काम करेंगे, तो त्रिसूत्री तैयार की कि हमारे कार्य का आधार होगा राष्ट्र के हित में शिक्षा,
शिक्षा कैसी हो तो वो राष्ट्र का हित करने वाली हो, और ऐसी शिक्षा के हित में शिक्षक काम करे, और शिक्षक के हित में समाज, जैसा भारत की परंपरा थी आचार्य के सम्मान की, आचार्य को अपने योगक्षेम की चिंता नहीं करनी होती थी, समाज स्वयं उसकी चिंता करता था। इसलिए शिक्षक के हित में समाज फिर से खड़ा हो, इस तरह का एक बड़ा उद्देश्य लेकर 1988 में अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ की कुछ शिक्षकों ने, जिनके मन में राष्ट्रीय भाव को, भारत की परंपरा को लेकर तड़प थी, इस संगठन की स्थापना की। लेकिन कितनी दूरदृष्टि थी उनकी कि जब इसका नाम रखा अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ, तो जब आजकल जिस तरह का परिचय, जैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष, परिचय में अखिल भारतीय और राष्ट्रीय दोनों शब्द हमको सिनोनिम जैसे नजर आते हैं, समानार्थक हैं, लेकिन उनकी दृष्टि कितनी बड़ी थी, कार्य करने का उनका विश्वास कितना था कि हम इसको अखिल भारतीय, ये जो शब्द है अखिल भारतीय, दिस इज आवर ज्योग्राफिकल आइडेंटिटी, कि हम पूरे भारत में भौगोलिक रूप से काम करेंगे, कोने कोने तक का शिक्षक हमसे जुड़ेगा। कुछ शिक्षकों के मन में इतना बड़ा संकल्प, और इसलिए अखिल भारतीय ये हमारी भौगोलिक पहचान है। आज 29 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 13,60,000 से ज्यादा शिक्षक इस यात्रा में जुड़े हैं, और इसलिए देश के कोने कोने में स्वरूप अखिल भारतीय 1988 से जो गंगोत्री प्रारंभ हुई, आज गंगा का पाट इतना चौड़ा हुआ है। दूसरा जो शब्द है राष्ट्रीय, ये हमारी सांस्कृतिक पहचान है, वैचारिक पहचान है। किस आधार पर काम करेंगे, ये महासंघ किस आधार पर काम करेगा, तो महासंघ के कार्य करने का आधार राष्ट्रीय होगा। राष्ट्रीय होगा यानी राष्ट्र की जो हमारी मूलभूत संकल्पना है, एक संस्कृति एक जन, एक संस्कृति के आधार पर भाषा, रहन सहन, हमारे जीवन जीने का अलग अलग त्योहार, मान्यताएं, ये सब हो सकती हैं, लेकिन इस सब के बाद भी हम सब मूल रूप से भारत को सनातन एक राष्ट्र के रूप में देखते हुए, वो हमारा बॉन्डिंग ग्लू होगा, वो हमारे काम करने की दृष्टि होगी। इसलिए जो शब्द रखा राष्ट्रीय, ये हमारी सांस्कृतिक वैचारिक पहचान है। और फिर शैक्षिक महासंघ है ये शिक्षक, कभी कभी उच्चारण करते हुए इसको शिक्षक महासंघ कहा जाता है, लेकिन हमने शिक्षक नहीं रखा, इसका व्याप रखा शैक्षिक, यानी पूरे शैक्षिक परिदृश्य की चिंता करने वाला। उसमें शिक्षा होगी, शिक्षक होगा, समाज होगा, अभिभावक होगा, विद्यार्थी होगा, विद्यालय होगा। और इसलिए इन सब तरह के कार्यक्रमों को आधार बनाकर ABRSM आगे चला है। शिक्षकों में अधिकार नहीं, कर्तव्य, समाज में अधिकार की जगह कर्तव्य का भाव हो, इसलिए कर्तव्य बोध दिवस, भारत की गुरु वंदन परंपरा को पुनः स्मरण करते हुए उस गुरु परंपरा का ध्वज आज जिनके हाथ में है, वो अपनी भूमिका को पुनर्व्याख्यायित करें और उसके अनुसार अपने पथ का निर्धारण करें। इसलिए गुरु वंदन और नव संवत्सर, इस तरह के स्थायी कार्यक्रमों के साथ साथ हमारा विद्यालय, हमारे शिक्षक संस्थान केवल हमारे लिए वेतन कमाने का जरिया नहीं, केवल क्लास पढ़ाने का जरिया नहीं, हमारा तीर्थ बने। तो 1 सितंबर को अंतिम, क्योंकि बहुत बातें हो सकती है, हमको सुधांशु जी को सुनना है, 1 सितंबर को अभी हमने एक संकल्प लिया कि ये जो विद्यालय हैं ये राष्ट्र निर्माण के केंद्र हैं, ये केवल ईंट पत्थर से बने हुए केवल भवन नहीं है। इसलिए राष्ट्र निर्माण के केंद्र बने तो हमारा विद्यालय हमारा स्वाभिमान बने। इसके लिए 5 लाख विद्यालयों में 5 करोड़ 20 लाख से ज़्यादा शिक्षकों और विद्यार्थियों ने मिलकर संकल्प लिया है कि हम अपने विद्यालय को अपना स्वाभिमान बनाएंगे। और इसलिए हमारा व्यवहार, हमारे पठन पाठन की बात, पर्यावरण की बात, हमारे समय पालन की बात, समाज के प्रति और समाज का एक जागृत केंद्र विद्यालय बने, ऐसा सब बातों को लेकर शैक्षिक महासंघ आगे बढ़ रहा है। आज इस सत्र में राष्ट्रीय सुरक्षा, सीमा से समाज तक, इस विषय पर सुधांशु जी का प्रबोधन होना, इस पर हमने एक प्रस्ताव भी पारित किया है। और जो शैक्षिक महासंघ की मूल संकल्पना है कि राष्ट्रीय सुरक्षा, इससे हम अलग नहीं हो सकते। शिक्षक की पूरी जिम्मेदारी है, चाणक्य की परंपरा से आते हुए, कि राष्ट्र के विखंडन के लिए सीमा पर सैनिक के साथ खड़े होते हुए अंदर जो हमारी भूमिका हो सकती है, उस सब के लिए हम मिलकर चलेंगे। इस सत्र में सुधांशु जी हमारे आग्रह पर पधारे, उनका बहुत धन्यवाद करते हुए, और हम सबको वो प्रबोधन मिलेगा और उनके शब्दों के आधार पर हम राष्ट्रीय सुरक्षा में भीतर रहते हुए आंतरिक सुरक्षा में अपनी क्या भूमिका शिक्षक के रूप में हो सकती है, इसका कर्मपथ का निर्धारण करेंगे। इतना सब आपके चरणों में मैं इस समय कहना चाहता हूं। धन्यवाद नारायण लाल जी, आपने हमारे अपने शैक्षिक महासंघ के विराट रूप और हमारे ही ईश्वरीय उद्देश्यों से हमको परिचय कराया। मैं आपको इस चीज़ के लिए आभार प्रकट करता हूं। और अब मैं बगैर समय गंवाए हुए
अपने विषय प्रवर्तक डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी जी से अनुरोध करूंगा कि वो आएं और राष्ट्रीय सुरक्षा सीमा से समाज तक विषय पे हमें अपने उद्बोधन से अनुग्रहित करें। धन्यवाद। मंच पर विराजमान शैक्षिक महासंघ के अध्यक्ष प्रोफेसर नारायण लाल गुप्ता जी, सह संगठन मंत्री जी लक्ष्मण जी, जिनसे अभी कुछ दिन पहले ही चेन्नई में हमारी भेंट हुई थी, महामंत्री प्रोफेसर गीता भट्ट जी, जिनसे यदा कदा दिल्ली में भेंट होती रहती है, और मंच संचालन कर रहे प्रोफेसर राकेश कुमार पांडे जी, और यहां पर उपस्थित सरस्वती के सभी उपासक और मां भारती की शक्ति के साधक शिक्षक बहनों और भाइयों, आज हम सब जब राष्ट्रीय सुरक्षा सीमा से समाज तक के विषय के ऊपर विचार करने के लिए एकत्र हुए हैं, और यह संयोग देखिए, यह माना जाता है कि सीमा पर शौर्य की आवश्यकता होती है, समाज में धैर्य की आवश्यकता होती है, सीमा पर प्रखरता की आवश्यकता होती है, समाज में समरसता की आवश्यकता होती है। तो यदि प्रखरता से विषय को प्रारंभ करना हो तो राजस्थान की धरती से अधिक उपयुक्त धरती शायद आसानी से दृष्टि में नहीं आती है। तो मैं सर्वप्रथम राजस्थान की इस धरती को नमन करता हूं कि नमन करूं मैं जहां रक्त से लिखी हुई कुर्बानी, जिसके कारण चंदन है या मिट्टी राजस्थानी। और यह भी एक संयोग देखिए कि भारत की प्रखरता का उद्घोष 1998 में पोखरण विस्फोट के द्वारा इसी धरती से हुआ था। यहां यह भी क्लैरिटी हमारे माइंड में रहनी चाहिए। कई बार लोग कहते हैं 74 का भी तो परमाणु विस्फोट हुआ था। 74 और 98 में मूलभूत अंतर था। 74 में पहली बार जब हमने परमाणु विस्फोट किया तो हमारे अनाउंस करने से पहले रूस और अमेरिका दोनों ने अनाउंस कर दिया था कि इंडिया हैज कंडक्टेड द टेस्ट। और हमने क्या कहा था, यद्यपि उस समय इंदिरा जी प्रधानमंत्री थी, जिनको बड़ा शक्तिशाली कहा जाता है, तुरंत हमने डिफेंसिव हो कहा था, नहीं हमने तो शांतिपूर्ण कार्यों के लिए किया है, हमने कोई अस्त्र वस्त्र बनाने के लिए नहीं किया है। जबकि 98 में जब मुझे याद है 11 मई 1998 को 3:15 या 16 मिनट के आसपास जब अटल जी ने डिक्लेयर किया था कि इंडिया हैज कंडक्टेड न्यूक्लियर टेस्ट इन पोखरण रेंज, तब तक सीआईए को भी नहीं पता लगा था कि भारत ने टेस्ट कर दिया है। और हमने ये नहीं कहा था शांतिपूर्ण कार्यों के लिए किया था, हमने कहा था नाउ वी आर द न्यूक्लियर स्टेट। हमने सीधे कहा हमने न्यूक्लियर वेपन के लिए किया है और वी आर द न्यूक्लियर स्टेट। इसीलिए आपको याद हो, अगर जो लोगों को पुराने लोगों को याद होगा, 11 और 13 मई 2 दिन हुए थे। 11 मई को 3 और 13 मई को 2। तो हमने क्या किए थे, 1 किलो टन का भी किया था, सब किलो टन का भी किया था, और जिसको आप न्यूक्लियर बम कहते हैं, हाइड्रोजन बम, वो भी किया था। और कोई कहे 5 ही क्यों किए थे, इसलिए किए थे कि उसके लिए जो सिमुलेशन के लिए, जो कंप्यूटर सिमुलेशन के लिए डाटा की जरूरत थी, वो 5 में पूरे हो गए थे। तब हमने कहा था वी आर द न्यूक्लियर स्टेट। और इसी राजस्थान में यह भी एक संयोग देखिए कि जब 2019 में बालाकोट की एयर स्ट्राइक हुई, उसके बाद प्रधानमंत्री जी की संयोग की बात है, क्योंकि 2019 का लोकसभा चुनाव आने वाला था, तो जो पहली रैली हुई, पहली पब्लिक रैली, वो यही राजस्थान में हुई थी। 2 रैलियां एक साथ हुई थी, जिसमें आके उन्होंने एक घोषणा भी की थी, और उसमें से एक रैली में चित्तौड़ में संयोग से मैं उस दिन स्वयं उपस्थित था। परंतु आज देश के सामने सीमा पर जो चुनौतियां हैं वो तो गंभीर हैं ही, समाज के अंदर चुनौतियां भी बहुत गंभीर हैं। दोनों ही विषयों के ऊपर बहुत सतर्कता और संवेदनशीलता से विचार करने की आवश्यकता है। सीमा के ऊपर अभी हम सब ने देखा कि ऑपरेशन सिंदूर हुआ, जिसमें हमारी सेना ने अप्रतिम शौर्य, युद्ध कौशल का परिचय दिया। और सबसे बड़ी बात यह रही कि बहुत लंबे समय के बाद
ऐसा हुआ कि हमने 150 किलोमीटर, 300 किलोमीटर, 177 किलोमीटर तक अंदर जाकर पाकिस्तान के एयर बेसेस के ऊपर मिसाइल गिराई। और इसमें एक फंडामेंटल डिफरेंस था। मोदी जी के आने के बाद क्या परिवर्तन आया? वो परिवर्तन ये आया कि 60-65 सालों से तो हम यही सुनते आ रहे थे, जबकि मोहल्ले की लड़ाई से लेके इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट तक देयर इज ए एस्टैब्लिश्ड प्रिंसिपल कि हमेशा कमजोर कहता है कि ताकतवर मुझे सता रहा है। जो बड़ा और ताकतवर होता है वो कमजोर और छोटे को सताता है। यहां उल्टा था, हम बड़े और ताकतवर थे, पड़ोस का मुल्क छोटा और कमजोर था, और हम 60-65 सालों तक, विद एन एक्सेप्शन ऑफ अटल जी's गवर्नमेंट, हम लगभग 67 सालों में 60 साल तक कहते रहे साहब छोटा और कमजोर हमें सता रहा है। वी हैव बिकम सच ए सॉफ्ट स्टेट। अब हमारे आने के बाद, मोदी जी के आने के बाद क्या हुआ? पहले उरी के बाद सर्जिकल स्ट्राइक हुई, थल सेना ने जाकर सर्जिकल स्ट्राइक की और आतंकियों का कैंप नष्ट किया। जब पुलवामा हुआ तो उसके बाद एक स्टेप ऊपर गए हम लोग। बालाकोट में एयरफोर्स ने जाके स्ट्राइक की और बेस को नष्ट किया आतंकियों के। और जब पहलगाम की घटना हुई तो नो कांटेक्ट वॉर हुई, क्योंकि इस बार तो वो चौकन्ने थे कि थल सेना से भी कर सकते हैं और वायुसेना से भी कर सकते हैं। तो नो कांटेक्ट वॉर हुआ, हमने मिसाइल गिराई और बहावलपुर और मुरीदके में आतंकियों का जो सेंटर था वही नष्ट कर दिया। आप सबको याद हो, वैसे तो मैंने ये एक बार टीवी पे बोला हुआ है, अंतर ये आया, अभी आपने देखा एक आतंकी का बयान था, उसने कहा ना कि हमारे मसूद अजहर के परिवार के लोगों के रेशे रेशे उड़ गए, और उस आतंकी का भी बयान आया कि मेरे परिवार के 14 लोग मारे गए, अच्छा होता कि मैं भी खत्म हो जाता उसी में। ऐसी बेबसी इससे पहले कभी दिखाई पड़ी थी उन लोगों के विचारों में? जब हम लोगों ने बहावलपुर में जो जैश-ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर था, मरकज सुभान अल्लाह, उसके ऊपर जो बम्बार्डिंग हुई, इसमें रक्षा मंत्री जी ने भी संसद के अंदर ही बोला है कि बहुत कंजर्वेटिव बोले तो भी मिनिमम 100 से अधिक लोग मारे गए हैं। एक दौर था जब भारत के कौन से इलाके में बम नहीं फोड़े जाते थे। मतलब सिर्फ कश्मीर और श्रीनगर की बात नहीं, क्या दिल्ली, क्या मुंबई, जयपुर, सूरत, नागपुर, लखनऊ, वाराणसी, फैजाबाद, गुवाहाटी, हैदराबाद, चेन्नई, कहीं पर भी धमाके हो जाते थे। उधर धमाके होते थे, उधर मरकज सुभान अल्लाह में बैठ के आतंकी सुभान अल्लाह कहते थे। आज स्थिति ये हो गई है, हमारी सेना ने जो शौर्य दिखाया है कि अब वहां बैठकर वो या अल्लाह कहने लगे हैं। ये हमारे सेना के शौर्य और प्रधानमंत्री जी की दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण संभव हुआ। और फिर ऐसे ही छोटी मोटी बात नहीं है। आप याद करिए शहबाज शरीफ का वो बयान जिसका वीडियो अवेलेबल है कि 9 और 10 की दरमियानी रात, यानी 9 और 10 मई की बीच की रात, ये शहबाज शरीफ का कोट अनकोट वर्ड बोल रहा हूं। उन्होंने कहा 9 और 10 की दरमियानी रात मेरे सिपहसालार जनरल आसिम मुनीर ने मुझे रात को 2:30 बजे जगाकर यह कहा कि हिंदुस्तान ने हमारे कई एयर बेसेस के ऊपर अटैक कर दिया है और नूर खान एयर बेस पर भी मिसाइल गिरी है। और फिर अजरबैजान में जाके उन्होंने कहा कि हमने तो सोचा था कि 4:30 बजे फज्र की नमाज के बाद हम अटैक करेंगे, मगर हिंदुस्तान ने उससे पहले 2:30 बजे ही अटैक कर दिया। यानी वो मुहूर्त निकालते ही रह गए, हमारा मुहूर्त पहले निकल आया। और आपको यह भी पता होगा कि 9 तारीख को अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस ने मैसेज भेजा था कि पाकिस्तान कल कोई बहुत बड़ा एक्शन लेने जा रहा है, कुछ बहुत बड़ा कार्रवाई करने जा रहा है, मगर हम लोगों ने रात में उससे बड़ी कार्रवाई कर दी। और फिर क्या स्थिति बनी आप सभी ने देखा कि विवश होकर उनको रिक्वेस्ट करनी पड़ी कि इस कार्यक्रम को रोक दिया जाए, परंतु हमने रोका नहीं, सिर्फ स्थगित किया। और इसमें एक और बहुत बड़ी बात रही, मगर अब मैं यहां आपसे कहता हूं जहां जागरूक रहने की आवश्यकता है। ऑपरेशन सिंदूर ने एक और मैसेज दिया। यह चाइनीज वेपनरी का रियल वॉर में सबसे पहली बार यूज हुआ था। इससे पहले जो चाइना के हथियार थे वो रियल वॉर में कभी नहीं यूज हुए, और रियल वॉर में जो यूज हुए वो पूरी तरीके से फेल हो गए। अगर वो फेल नहीं हुए होते
तो हम 100, 110 और 150 किलोमीटर तक अंदर हमारे मिसाइल्स नहीं जा सकते थे। ऑन द कॉन्ट्रेरी, भारत के जो डिफेंस सिस्टम थे वो पूरी तरीके से प्रभावी सिद्ध हुए, और इस चीज का प्रमाण यह था कि उसके बाद जो चाइनीज डिफेंस कंपनियां थी, जिसमें सबसे फेमस जो उनकी डिफेंस कंपनी एविक सिस्टम चेंगडू, जो J-17 जहाज भी बनाती है और उनके मिसाइल्स भी बनाती है, उसके शेयर धड़ाम से गिरे और 1 महीने तक उसके शेयर डाउन रहे। बाद में, मगर आपको यह भी ध्यान रखने की जरूरत है, ठीक है वो सरकारी कंपनियां थी तो वहां की सरकार ने लगाकर उसके शेयर को फिर मैनेज किया। जून के बाद आपने देखा कि उस वेपनरी के असफल होने की जो खबरें थी वो भी मीडिया में धीरे धीरे जुलाई अगस्त में गायब हो गई। यह दर्शाता है कि पूरा का पूरा एक इकोसिस्टम किस प्रकार से लगा हुआ था कि सीमा पर जो भारत की सफलता है, अब चूंकि वो हमने सीधे फोटोएं जारी कर दी थी तो उनके पास बचाव की गुंजाइश नहीं थी, सैटेलाइट इमेजरीज अवेलेबल थी, बचाव की गुंजाइश नहीं थी। बाद में जितना उसको धुंधला किया जा सके उतना धुंधला करने का प्रयास हुआ। और वैसे तो ऑन द लाइटर नोट में ये कह दूं, जिस ढंग से वो भारत की हर जीत को और हर उपलब्धि को झुटलाने का प्रयास करते हैं, जो दुबई में मैच हो रहा था अगर उसका लाइव टेलीकास्ट ना हो रहा होता तो उसमें भी वो संदेह उत्पन्न कर देते कि भारत जीता था कि नहीं जीता था। हमारे समाज में एक वर्ग ऐसा है, हमारे बौद्धिक प्रतिष्ठान में एक वर्ग ऐसा है, हमारे राजनीतिक क्षेत्र में एक वर्ग ऐसा है जो यह भी साबित करने के लिए लगा रहता है। परंतु सीमा पर चुनौतियां सिर्फ इतनी ही नहीं है कि सीधे आक्रमण होने की संभावना है। सीमा पर चुनौती उससे बड़ी यह भी है कि भारतीय सुरक्षा की जब हम बात करते हैं तो सुरक्षा बहुआयामी चीज है। वो सिर्फ ऐसा नहीं कि बाहर से फौज आएगी वही सुरक्षा का विषय है। हमारी ऊर्जा की सुरक्षा, हमारे खाद्यान्न की सुरक्षा, ये 2 सुरक्षाएं भी युद्ध के समय बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। भारत आज खाद्यान्न की दृष्टि से बाय एंड लार्ज आत्मनिर्भर है। 2-4 खाद्यान्नों को छोड़कर हमें अधिकांश खाद्यान्न बाहर से आयात नहीं करने पड़ते हैं और आज हम इतने सक्षम हैं कि 80 करोड़ लोगों को खाद्यान्न मुफ्त में उपलब्ध भी कराया जा रहा है। मगर उससे बड़ी बात है ऊर्जा की सुरक्षा। ऊर्जा की सुरक्षा कैसे आती है, इसके लिए जो दूरदृष्टि होती है उसको समझने की आवश्यकता है। देखिए, जब 2014 में हमारी सरकार बनी, अगर हम ये टारगेट रखते हैं कि 2047 में भारत को विकसित राष्ट्र होना चाहिए तो एनर्जी में भी तो हमको सेल्फ सफिशिएंट होना पड़ेगा। उस समय भारत की अधिकांश ऊर्जा यानी बिजली जिसको आप कहते हैं, यह बनती थी कोयले से, कोल से। अगर हम उस कोल के प्रोसीजर के थ्रू ही इतनी बिजली पैदा करने का प्रयास करेंगे कि जो पूरे देश की ऊर्जा की आवश्यकता को पूर्ण कर दे, तो पहली बात तो यह बहुत समस्याजनक प्रक्रिया है, दूसरा उसका पर्यावरण पर बहुत गंभीर प्रभाव पड़ेगा। इसीलिए आने के साथ प्रधानमंत्री जी ने सोलर एनर्जी के ऊपर इंफेसिस देना शुरू किया। उससे पहले क्या किया, एलईडी बल्ब्स का डिस्ट्रीब्यूशन शुरू किया। एलईडी बल्ब्स में क्या होता है कि ऊर्जा की खपत, जो नॉर्मल बल्ब थे ना पुराने वाले जो लट्टू वाले जलते थे येलो कलर वाले, उसके मुकाबले ऊर्जा की खपत बहुत कम है और रोशनी कहीं ज्यादा है। तो पहले तो यह किया गया कि लंबा लाइफ हो जिसकी, ऊर्जा की खपत कम हो, रोशनी बेहतर हो, वो बल्ब डिस्ट्रीब्यूट किए जाएं। चूंकि वो महंगे पड़ते थे तो सरकार ने डिस्ट्रीब्यूट करने की व्यवस्था की और हम लोगों ने 37 करोड़ एलईडी बल्ब डिस्ट्रीब्यूट किए, जो अमेरिका की कुल आबादी से ज्यादा है। अगला चरण, ऊर्जा के उत्पादन को कैसे नियंत्रित करेंगे, तो सौर ऊर्जा के ऊपर इंफेसिस किया गया। सौर ऊर्जा में हमने बड़ी लंबी छलांग लगाई है। हो सकता पिछली सरकारों ने भी सोचा हो, मगर इतनी लंबी छलांग की ना सोचा हो, पर एक काम हमने सौर ऊर्जा में ऐसा किया जो कोई पिछली सरकारों ने कल्पना भी नहीं की होगी। वो क्या था कि एक इंटरनेशनल सोलर अलायंस बना और उसका केंद्र हेडक्वार्टर भारत के गुरुग्राम में बना। यह कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि सौर ऊर्जा में भारत विश्व का नेतृत्व करेगा। अगला चरण आया, यह सोचा गया कि क्लीन एनर्जी के द्वारा हम अपनी अधिकतम आवश्यकताओं की पूर्ति करें। तो यह लक्ष्य रखा गया कि भारत की 40% इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ एनर्जी 2030 तक, यानी जो हमारी ऊर्जा बनाने की क्षमता है उसमें 40% ऊर्जा क्लीन एनर्जी होगी। नॉर्मली सरकारें जितना लक्ष्य रखती हैं वो कभी पूरा नहीं होता है।
मगर आपको आश्चर्य होगा कि 40% क्लीन एनर्जी बनाने का टारगेट 2022 में पूरा हो गया। उसके बाद 2030 के लिए रिवाइज टारगेट रखा गया कि 50%, और वो 50% का रिवाइज टारगेट 2025 में पूरा हो गया। आज भारत की 50% इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ पावर जनरेशन क्लीन एनर्जी है, और अभी हम लोगों ने पिछले महीने ही 250 गीगावाट क्लीन एनर्जी बनाने की क्षमता हासिल की है। अब आइए साहब, आप कहेंगे इसका सुरक्षा से क्या संबंध है? पहला संबंध यह है कि जब आप ऊर्जा के लिए किसी दूसरे पे निर्भर नहीं रहते हैं तो आपकी सुरक्षा अधिक सुदृढ़ हो जाती है। अब इसके बाद आप ध्यान करिए कि प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना आई कि 1 करोड़ घरों के ऊपर सोलर रूफटॉप लगेंगे। सोलर रूफटॉप लगेंगे तो एक बहुत ही अद्भुत योजना है कि जब यह देश में विस्तार पा जाएगी तो आपके घर में ही आपका बिजली घर होगा, और जो बिजली पैदा होगी वो फ्री होगी। न खजाने पे कोई जोर, न इन्वायरमेंट पे कोई जोर, न पर्यावरण को क्षति, न खजाने के ऊपर कोई दबाव। इसे कहते हैं दिमाग का इस्तेमाल करके फ्री बिजली देना, जो बाकी लोग करते हैं दिमाग कोने में रख के फ्री बिजली देने का काम करते हैं। अच्छा, फिर इतना ही नहीं, यह भी व्यवस्था की गई, उसी के साथ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और इलेक्ट्रिक कार्स के ऊपर इंफेसिस दिया गया। तो वही बिजली जो आप अपने यहां पैदा करेंगे घर में, उसी से आप अपना इलेक्ट्रिक स्कूटर, मोटरसाइकिल या कार भी चार्ज कर सकते हैं, तो पेट्रोल के खर्चे पर भी काफी बचत। अब आइए साहब, जो हमारी ट्रेनें थी जो डीजल से चलती थी, अब लगभग 100% इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया सारे रेल रूट्स का। तो अब इसके 2 फायदे हैं। पहले तो रेल जो चल रही है जिस ऊर्जा से, वो हमारी अपनी ऊर्जा है, वो पेट्रोल या डीजल नहीं है जिसके लिए हम इंपोर्ट पे आश्रित हैं। और दूसरा उसका लाभ यह है कि युद्ध के समय जो फाइटर प्लेन्स का यूज होता है, जो पैटर्न टैंक्स का यूज होता है, जो आर्टिलरी का यूज होता है, वो तो बैटरी ऑपरेटेड नहीं हो सकता ना, वो तो डीजल और पेट्रोल से ही ऑपरेट होगा। तो आपने उतना डीजल और पेट्रोल उनके लिए बचा लिया, यानी आपको आयात में कम आयात होगा तो भी आपकी सुरक्षा भी सुदृढ़ होगी, इधर देश के अंदर की गतिविधियां भी सहज और सामान्य रूप से चलेंगी। मात्र इतना ही नहीं, उसी के साथ एक सामाजिक संदेश भी है। क्या आपको यह पता है कि दुनिया में सबसे लंबी टोटल सोलर एनर्जी की स्ट्रिप वाला शहर कौन सा है? वो है अयोध्या, जहां 10 किलोमीटर लंबी सड़क के ऊपर टोटल सोलर पैनल्स के द्वारा ऊर्जा मिलती है। आपको पता होगा कि भारत में गांव ऐसा है जहां सब कुछ सोलर एनर्जी से है, यानी घर के अंदर की ऊर्जा से लेके स्ट्रीट लाइट से लेके पब्लिक प्लेसेस के ऊपर सारी की सारी लाइट सोलर एनर्जी से है। वो है गुजरात का मोढेरा गांव। मगर उसी के साथ वो एक ऐसा अद्भुत गांव है जहां सब कुछ सौर ऊर्जा से है, पर उसी के साथ सूर्य देवता का मंदिर भी है वहां पर। और अगर अयोध्या में सबसे लंबी स्ट्रिप है तो उसी के साथ साथ भगवान श्री राम जी का सूर्य तिलक भी रामनवमी के दिन होने की व्यवस्था बनाई गई है। अर्थात हमारी वैज्ञानिक प्रगति और हमारी सांस्कृतिक प्रेरणा दोनों एक साथ होती हुई दिखाई पड़ती हैं। वैसे मैं एक और भी बात आपको बता दूं, आप में से हो सकता कुछ लोगों को पता हो, कुछ को ना पता हो। ये बहुत तो प्रचारित किया जाता है ना कि आजादी के बाद सारा डेवलपमेंट चाचा जी ने करवाया था और उन्हीं के द्वारा सारे डेवलपमेंट की शुरुआत हुई। तो शायद आपको पता हो कि दुनिया में यूरोप के बाहर पहला शहर जिसमें स्ट्रीट लाइट लगी वो कौन था? वो था बेंगलुरु। 1902 में महाराजा मैसूर ने वो व्यवस्था कराई थी। दुनिया में यूरोप के बाहर पहला पावर जनरेशन का प्रोजेक्ट शुरू हुआ था तो शिव समुद्रम पावर प्रोजेक्ट 1892 में मैसूर में शुरू हुआ था। महाराजा मैसूर ने शुरू करवाया था, चाचा जी ने नहीं शुरू करवाया था। लोगों को यह ध्यान नहीं रहता है, अगर कैनाल सिस्टम सबसे पहले शुरू हुआ तो महाराजा अलवर ने शुरू करवाया था राजस्थान में, चाचा जी ने नहीं शुरू करवाया था।
इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेस बेंगलुरु 1916 में बन गया था, किसी और ने नहीं शुरू करवाया था। इसलिए मैं कह रहा हूं कभी कभी एकांगी श्रेय लेने का ऐसा वातावरण बन जाता है, कम से कम हम शिक्षकों के मन में तो बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए कि भारत की जो आधुनिक प्रगति है, कई बार हमसे लोग टीवी में डिबेट करते थे, सारा साइंटिफिक अप्रोच तो बाद में ही आया, चाचा जी ने करवाया था। तो मैंने कहा क्यों भाई, सीवी रमन जी को तो नोबेल प्राइज 1930 में मिल गया था, और विश्वेश्वरैया जो थे वो इतने बड़े इंजीनियर जो थे वो 1925-30 में बन गए थे, और क्या कहते हैं जो हमारे मैथमेटिशियन थे श्रीनिवास रामानुजन, उनकी ख्याति तो उससे पहले हो गई थी। तो साइंस, मैथ्स, इंजीनियरिंग सब कुछ तो पहले हो चुका था, तो ये आप कैसे कह रहे हैं कि सब बाद में हुआ है 47 के बाद? वो एक पक्ष है। मगर अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि ऊर्जा में पहले आप जब आत्मनिर्भर होते हैं तो आपकी राष्ट्रीय सुरक्षा दृढ़ होती है। इसके साथ एक और चीज भी होती है, राष्ट्रीय सुरक्षा को दृढ़ करने के लिए मोदी जी ने आने के बाद क्या किया है। अगर अटल जी की सरकार में पोखरण विस्फोट हुआ था, तो मोदी जी की सरकार में एयर, लैंड और न्यूक्लियर सबमरीन तीनों को न्यूक्लियर कैपेबल किया है। यानी आज भारत जल, थल, नभ तीनों में आणविक शक्ति से युक्त हो गया है। और आपको चाहे पता हो, ऑपरेशन सिंदूर के समय चूंकि सरकार ने यह निर्णय नहीं लिया कि यह करना था आगे, अगर नेवी प्रयोग की जाती तो नेवी हम नेवी में बहुत आगे थे उनसे, मगर उसके कुछ बहुत से हमारे जो ऑब्जेक्टिव थे वो ऑब्जेक्टिव पूरे हो गए थे, इसलिए वो चीज धीरे धीरे आगे बढ़ने की जरूरत थी। मगर भारत के अंदर वो क्षमता जो है, जिसे हमने कहा ना कि अगर न्यूक्लियर सबमरीन भी हमारे पास है, विमान वाहक युद्धपोत हमने अपना बनाया है। आप एक और बात समझिए, 2014 से पहले हमारे इंजीनियर्स में, साइंटिस्टों में क्षमता नहीं थी, ऐसा नहीं था। सैटेलाइट तो हम तब भी बना रहे थे और मिसाइल तब भी बना रहे थे, पर क्या आपको कभी नहीं लगा कि जो देश सैटेलाइट बना सकता है वो फाइटर प्लेन क्यों नहीं बना सकता? फाइटर प्लेन हम नहीं बना रहे थे, ये तो बात तर्कसंगत नहीं लगती। अब बताइए, जो देश मिसाइल बना सकता है वो एसॉल्ट राइफल नहीं बना सकता? ऐसा तो नहीं हो सकता। इसका मतलब बनाना नहीं चाहते थे, ताकि इन सारी चीजों की खरीद फरोख्त चलती रहे और ये सारे वेपन्स बाहर से खरीदे जाते रहें, और खरीद के साथ जो फरोख्त होती है वो भी चलता रहे। मगर प्रधानमंत्री जी ने आने के बाद वो स्थिति की है कि एक इतना बड़ा बदलाव आया है कि आज तेजस टोटली इंडिजिनस एयरक्राफ्ट है, आईएनएस विक्रांत विमान वाहक युद्धपोत है जो टोटली इंडिजिनस है, ब्रह्मोस मिसाइल हमने बनाई है, और सिर्फ बना ही नहीं रहे हैं, हमने उसको एक्सपोर्ट करना भी शुरू कर दिया है। फिलीपींस और कई अन्य देश हैं जिन्होंने इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल भारत से लेना शुरू कर दिया। आपने अभी देखा होगा, रक्षा मंत्री जी मोरक्को गए थे पिछले हफ्ते। मोरक्को में पहली बार भारत की किसी डिफेंस इंडस्ट्री ने विदेश में जाकर अपनी इंडस्ट्री लगाई है। टाटा डिफेंस ने मोरक्को में जाकर अपनी इंडस्ट्री लगाई है। यह एक बदलाव आया है। और मैं ऑन द लाइटर नोट कहूं, बिहार में चुनाव घोषित हो गए हैं। हम तो उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। एक दौर था उत्तर प्रदेश में, वैसे ब्रह्मोस की जो एक यूनिट है वो यूपी में भी बनी है, यूपी के डिफेंस कॉरिडोर में। एक दौर था जब यूपी बिहार की ख्याति क्या थी, जब हम लोग की सरकारें नहीं थे उससे पहले, कि वहां कट्टे बनने की खबरें आती थी। और अब इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल ब्रह्मोस बन के एक्सपोर्ट होने की खबरें आती हैं। इतना बड़ा बदला हुआ नजारा किसी को न देख रहा, समझ में आ रहा हो, तो उसे अपनी नजरों का इलाज कराना शुरू करना चाहिए। अब आप अगर देखिए, हमने अपने को सिर्फ स्ट्रेटेजिकली इसी मामले में मजबूत नहीं किया है, हमने अपने डिफेंस एक्सपोर्ट को इतना बढ़ाया है कि आज 1,23,000 करोड़ रुपए का डिफेंस एक्सपोर्ट भारत ने पिछले वर्ष में किया है, जो अपने आप में अद्भुत है, अपूर्व है। करीब हमने 350-400 ऐसे आइटम्स बता दिए हैं जो इंपोर्ट किए ही नहीं जा सकते, वो 100% भारत में ही मैन्युफैक्चरिंग होगी। और इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने स्वदेशी पर भी जोर दिया है। अब जब हम आत्मरक्षा में जितने स्वदेशी होंगे, उतनी ही हमारी लॉन्ग टर्म की कैपेबिलिटी मजबूत होगी। अब आप इसको ऐसे समझ सकते हैं
भविष्य में हमारे लिए इसमें क्या अवसर आ रहे हैं और क्या चुनौतियां हैं। जैसे अभी एक और चीज आप कह सकते हैं, इसको राष्ट्रीय सुरक्षा से बड़ी चीज जुड़ी हुई मानी जा सकती है, जो टैरिफ वॉर शुरू हुई। मगर उस टैरिफ वॉर का लाभ क्या होने जा रहा है और नुकसान क्या होने जा रहा है, जरा इसका गहरा एनालिसिस करिए तो आपको समझ में आ जाएगा। चूंकि यहां सुरक्षा का विषय, इसलिए मैं बताना चाहता हूं, अमेरिका ने नेटो कंट्रीज के ऊपर प्रेशर बनाया कि वो अपने जीडीपी का 5% डिफेंस पे खर्च करें। अमेरिका उनका खामखा में खर्चा नहीं उठाएगा। अब यूरोपियन कंट्रीज के सामने एक चुनौती है कि अगर वो 5% जीडीपी का खर्च करेंगे तो ये उनके लिए इकोनॉमिकली अनवायबल होगा। क्योंकि यूरोप के देशों के साथ समस्या क्या है और उनके साथ क्षमता क्या है, उनके पास अच्छा मटेरियल है, अच्छी टेक्नोलॉजी है, डिफेंस ग्रेड का बड़ा उच्च कोटि का मटेरियल है, टेक्निकल नो हाउ बहुत अच्छा है, लॉजिस्टिक अच्छा है, फाइनेंस अच्छा है, मगर मैन पावर नहीं है। दूसरी समस्या क्या है, 3-4 बड़े यूरोपीय देशों को छोड़ दीजिए, जिसमें ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और इटली हैं, बाकी जो छोटे छोटे यूरोपीय देश हैं, इसमें किसी के पास कुछ है, किसी के पास कुछ है, किसी के पास सब कुछ नहीं है, थोड़ा थोड़ा सबके पास है। अब उनके सामने क्या, या तो वो अपने यहां मैन्युफैक्चरिंग शुरू करें, जो आर्थिक दृष्टि से उनके लिए चुनौतीपूर्ण है। अगर वो टैरिफ से बचने के लिए अमेरिका में अपनी इंडस्ट्री लेके जाएं, तो अमेरिका में तो प्रोडक्शन की कॉस्ट और हाई है। तो अब उनके सामने दो ही विकल्प हैं, या तो चाइना की तरफ अपनी इंडस्ट्री लेके जाएं या भारत की तरफ लेके आएं। अब चूंकि चाइना के प्रति एक अविश्वास का भाव है यूरोप और अमेरिका में, तो उनके सामने बाय प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन एक ही ऑप्शन बचता है कि वो भारत में अपने डिफेंस इंडस्ट्री के प्रोडक्शन को आउटसोर्स करें। और यह बात मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, उसका प्रमाण आपने देखा है कि अभी डेजॉल्ट एविएशन, जो रफाल बनाने वाली कंपनी है, उसने रफाल फाइटर प्लेन के फ्यूजलाज बनाने का कॉन्ट्रैक्ट टाटा डिफेंस को दिया है। यानी अब रफाल का फ्यूजलाज भारत में बनना शुरू हो रहा। मैं मान रहा हूं यह एक बड़े परिवर्तन का श्री गणेश है, जो भविष्य में भारत को उससे लाभ देने वाला है। और एक और बात आप समझिए, कई बार बहुत सी चुनौतियां आती हैं, हमें लगता है कि पता नहीं हमारे साथ क्या होगा। अभी लक्ष्मण जी भी चर्चा कर रहे थे, उस समय जब भूमंडलीकरण, उदारीकरण का दौर था, तो लगता था विदेशी कंपनियां आकर हम पे कब्जा कर लेंगी। परंतु आज आप देखें तो हम उस उदारीकरण और भूमंडलीकरण में से, ग्लोबलाइजेशन में से शक्तिशाली बन के उभरे। मगर ग्लोबलाइजेशन का स्टार्ट माना जाता है 1 जनवरी 1995 को, जब WTO बना था, और मात्र 30 साल हुए हैं जो कुछ अमेरिका ने करना शुरू किया है और यूरोप ने। आई कैन से दिस इज द बिगिनिंग ऑफ एंड ऑफ ग्लोबलाइजेशन। और आश्वस्त रहिए, ग्लोबलाइजेशन में भी हम शक्तिशाली बन के उभरे थे। अब ये जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स का दौर आ रहा है, जैसे हमारा ब्रिटेन से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो गया, यूएई से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो गया, ऑस्ट्रेलिया से हो गया, नॉर्डिक कंट्रीज के साथ हो गया, ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से भी भारत और शक्तिशाली बन के उभरेगा। और इससे ज्यादा और क्या हो सकता है कि वो ब्रिटेन जिसने हम पर इतने लंबे समय हुकूमत की थी, आज भारत के साथ उसका मुक्त व्यापार समझौता हो, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो, इसके लिए उत्सुकता ब्रिटेन में ज्यादा थी भारत के मुकाबले। और ब्रिटेन खुशी मना रहा है कि भारत के साथ उसका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो गया। तो मेरा यह कहना है कि आर्थिक दृष्टि से भी अगर हम देखें तो अब एक दूसरी चुनौती और एक दूसरा अवसर आया है। जो H1B वीजा का हमारे ऊपर प्रतिबंध लगा है या जो दबाव बन रहा है, इसमें एक फैक्ट आपको पता होना चाहिए। एक जापानीज ओरिजिन के अमेरिकन थ्योरेटिकल फिजिक्स के साइंटिस्ट हैं मिशियो काकू, जो न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में थ्योरेटिकल फिजिक्स के प्रोफेसर हैं। उनका एक वीडियो अवेलेबल है जिसमें वो कहते हैं कि अमेरिका हैज बिकम द सकिंग मैग्नेट ऑफ ग्लोबल टैलेंट। और इस समय जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं, जो फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी हैं, लाइक नैनो टेक्नोलॉजी, सेलुलर माइक्रोबायोलॉजी, जीनोम सीक्वेंसिंग, क्वांटम कंप्यूटर, कंपोजिट मटेरियल, स्पेस टेक्नोलॉजी, इनमें जो लोग पीएचडी करके रिसर्च कर रहे हैं उसमें 80 से 90% विदेशी यानी नॉन अमेरिकन है और सर्वाधिक संख्या भारतीयों की है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये जापानीज ओरिजिन का अमेरिकन साइंटिस्ट कह रहा है कि इफ दिस H1B वीजा थिंग परसिस्ट देन देयर कैन बी ए चांस
ऑफ मेकिंग ए न्यू सिलिकॉन वैली इन चाइना और इन इंडिया। तो ये हमारे लिए एक अवसर है, और ये मैं ये भी कह सकता हूं हमारी युवा शक्ति के लिए ये अपने आप में एक बहुत बड़ा संदेश भी है। आप सोचिए, कहां हम 95 में सोचते थे कि अमेरिकन कंपनीज आकर हमारे व्यापार पे कब्जा कर लेंगी। आज हकीकत ये हो गई कि अमेरिका को लग रहा हमारी प्रतिभा जाके उनकी नौकरियों को कब्जा किए ले रही है। यह दर्शाता है कि भारतीयों के मन में, भारतीयों के अंदर क्षमता कितनी है। मगर अब यहां से मैं समाज के विषय के ऊपर आता हूं। हमारे दिमागों में क्या भरा जा रहा है? दिमाग में यह भरा जा रहा है कि युवा वर्ग को यह क्षमता नहीं डेवलप करनी है, युवा वर्ग को नौकरी के पीछे भागना है। सबको बता दिया गया, भाई तू सिर्फ नौकरी के पीछे भाग, और नौकरी भी सरकारी हो जाए तो नथिंग कैन बी लाइक दैट। मैं ये बात किसी को कंट्रोवर्शियल लग सकती है, पर आप इसको गंभीरता से सोचिए। यूपीएससी में कितने बच्चे बैठते हैं? 14 से 15 लाख। सेलेक्ट कितने होते हैं? लेस देन 1000, 800-900। और आईएएस और आईपीएस जिसको टारगेट रख के जाते हैं वो 150-200। तो 15 लाख में 150-200 कितना हुआ? 0.0001%, जिसमें सक्सेस की संभावना 0.0001% है। उसके लिए वो घर की जमीन जायदाद बेच के भी लगा रहता है। अगर वही एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ बढ़े तो उसमें सक्सेस का चांस 25% है, 25 to 50%। उस पे दांव नहीं लगाता। वो क्या करता है? नौकरी के लिए दांव लगाता है, क्योंकि एक माइंडसेट बना दिया गया कि आपको नौकरी के बियॉन्ड कुछ नहीं सोचना है। अब आप आइए, 15-16 साल की उम्र से नौकरी का ख्वाब संजोना शुरू करता है। 19, 20, 21 के बाद कंपटीशन देता है। जो लोग बहुत अर्ली सेलेक्ट हो गए वो 23-24 में पा जाएं, वरना 26, 27, 28 हो जाता है नौकरी पाते पाते। और कुछ लोग और देर से पाते हैं, जो लोग रिजर्व कैटेगरी के हैं उनको 32-33 भी हो जाता है नौकरी पाते पाते। आप सोचिए, 16 से 32 साल की आयु, जो कि आपके जीवन में कुछ भी सीखने की सबसे बेहतरीन आयु थी, जहां क्या क्या टैलेंट नहीं सीख सकते थे, क्या क्या बड़े से बड़ा कमाल नहीं कर सकते थे, क्या क्या नई चीज अडॉप्ट नहीं कर सकते थे, वो सारी चीज केवल एक चीज के पीछे लगा दी कि नौकरी। और वो नौकरी हो 30-32 में प्राप्त होगी और 60 में रिटायरमेंट। जबकि अगर आपने इसमें स्किल प्राप्त की होती, हमारे समाज के बच्चे प्राप्त करेंगे, तो कोई रिटायरमेंट एज नहीं है। 75 तक तो आराम से काम करते रह सकते हैं, और इसके बाद जब तक आपके हाथ पांव चले तब तक वो आपका काम करते रह सकते हैं, और बाद में उन सब लोगों के आप लीडर और सुपरवाइजर बन के भी काम कर सकते हैं। ये हमारे दिमाग में एक मेंटल ब्लॉकेड है, इससे भी हमें बाहर निकलने की जरूरत है। आप एक और बात समझिए, हम लोग पुराना हमें याद आता है, यूपी बिहार में तो नौकरी के लिए बहुत ही ज्यादा एक वो होती थी। तो हम लोग जब यंग एज में थे 90 के दशक में, तो मनोज तिवारी जी जो भोजपुरी के गायक हैं, उनका एक गाना बड़ा फेमस हुआ था, असियत करके बीए बिटवा हमारे कंपटीशन देता। असियत करके मतलब 1980 से बीए करके 90s का डिकेड आ गया, अभी वो कंपटीशन ही दे रहा है। तो फिर वो आगे की लाइन कहते हैं, वो बीए में करके हमारा बिटवा हमारे कंपटीशन देता। अब बीए हो गया, नहीं सेलेक्ट हुआ, तो कहता अब एमए में लेके एडमिशन बिटवा हमारे कंपटीशन देता। अब एमए भी हो गया, अब उसने पीएचडी में एडमिशन ले लिया, अब वो कहता पीएचडी में करके रजिस्ट्रेशन बिटवा हमारे कंपटीशन देता। अब उसके बाद उम्र निकल गई तो कोर्ट से जाग गया, अब कहता कचहरी से लेके परमिशन बिटवा हमारे कंपटीशन देता, और आखिर में कहता हमको तो बड़ा सस्पिशन की बिटवा हमारे कंपटीशन देता। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि हमारा जो सारा का सारा फोर्स लगा हुआ है, आज के आप सब लोगों को, युवाओं को यह बात भी समझानी चाहिए, नौकरी के मायने बदल रहे हैं, दुनिया बदल रही है। इस बदलती दुनिया के साथ समझने का प्रयास करिए। और कुछ लोग जो राजनीतिक स्वार्थ में समाज को एक पर्टिकुलर चीज में नौकरी की तरफ ही ले जाना चाहते हैं, उनका उद्देश्य समाज का कल्याण करना नहीं है, समाज के अंदर समस्या उत्पन्न करना। उदाहरण के लिए अग्निवीर का विषय आया, भारत की कुल सेना कितनी है? 14 लाख। एक साल में कितने रिक्रूटमेंट निकलते होंगे? 14,000, 15,000, 20,000, 25,000? बहुत आसान था।
अगर प्रधानमंत्री जी चाहते, कहते हम 20,000 15,000 वैकेंसी निकालेंगे, नहीं निकालेंगे 50,000। मगर उसके पीछे एक सकारात्मक भाव था कि 4 साल की ट्रेनिंग लेके व्यक्ति जाएगा और उसके बाद वो किसी भी क्षेत्र में काम करेगा, और 21 साल की उम्र में उसके पास 12th की सर्टिफिकेट भी होगा, एक ट्रेनिंग भी होगी, और 17 से 21 की उम्र में 99% बच्चों को सैलरी खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ती है, अनलेस अनटिल किसी के परिवार की स्थिति बहुत खराब ना हो। तो 90% बच्चे ऐसे होंगे जिनकी लगभग पूरी सैलरी बचेगी, तो 20-25 लाख रुपए का उसके पास पैसा भी होगा। मगर उस 14,000 की नौकरी के लिए 140 करोड़ के देश में आग लगा दो, उनके दिमाग में भर दो, तुम्हारे साथ इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है, सब कुछ तुम्हारी सारी जिंदगी यही है। वो एक कहावत होती थी एक जमाने में ब्रिटिश टाइम में कि ओ मेरे बचुआ खाए जा रोटी बासी, बड़े होके बनेगा साहब का चपरासी। उस मानसिकता से हम बाहर ही नहीं निकल पा रहे हैं, जबकि हमारे अंदर क्या क्षमता है उसका मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने आकर मुद्रा योजना, स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया, प्रोडक्ट लिंक इक्विटी स्कीम, बहुत सारी चीजें शुरू की, और जो नौकरी में बदलाव आ रहा है वो मैं बताना चाहता हूं। कोविड से पहले क्या कभी कोई वर्क फ्रॉम होम सोचता था? कोई सोचता था कि नौकरी घर बैठे हो सकती? हम लोग जब बच्चे थे तो डांट कर कहा जाता था, अबे घर बैठे नौकरी करने की सोच रहे हो क्या? जाके ढूंढो, मेहनत करो, उसके बाद जाके कहीं नौकरी मिलेगी। आज वर्क फ्रॉम होम हो रहा है। एआई आने के बाद, 5G रोल आउट होने के बाद, आने वाले 10 से 15 साल में 90% जॉब प्रोजेक्ट ओरिएंटेड हो जाएंगे। मतलब आपको 9 से 6 बैठ के ऑफिस में काम करने की जरूरत नहीं है। आपको एक काम दिया जाएगा और यह कहा जाएगा इसको 1 हफ्ते में पूरा करना है, आप चाहिए तो 2 दिन में पूरा कर दीजिए, उसके बाद 5 दिन छुट्टी मनाइए। या आपको कहा जाएगा 1 महीने में पूरा करना है, आप 10 दिन में पूरा कर दीजिए, उसके बाद 20 दिन छुट्टी मनाइए और घर बैठे पूरा करिए। और हो सकता है वो पैसा उससे ज्यादा आपको मिल जाए जो आप नौकरी में सोच रहे थे। इस बदलती परिस्थिति में भारत की क्षमता को, युवाओं की क्षमता को समझाने की जरूरत है कि तुम्हारे पास क्या विकल्प है। मैं छोटे स्तर पर बताता हूं, जैसे हम लोग मीडिया से भी जुड़े हुए हैं। एक कस्बा या अर्ध शहरी ग्रामीण क्षेत्र का कोई युवा हो, वो मीडिया में काम करना चाहता हो, तो उसका क्या इच्छा होती थी? किसी बड़ी मीडिया कंपनी मेरी नौकरी लग जाए, 50,000 रुपए की नौकरी लग जाए तो बहुत ही बढ़िया। अगर 1 लाख रुपए महीने की नौकरी लग जाए तो मतलब ख्वाब जो है वो जैसे लगता स्वप्न साकार हो गया। आज उन्हीं बच्चों में से बहुत से लोग, बैठे हुए बच्चे, घर पे बैठ के अपने YouTube चैनल के द्वारा लाखों रुपया महीना कमा रहे हैं, विदाउट डूइंग एनीथिंग, जस्ट यूजिंग देयर इंटेलेक्ट, देयर कैपेबिलिटी। और यह कल्पना से परे था कि आप शहर के किसी कोने में बैठकर जो आप सोच रहे हैं कि मुझे इतनी बड़ी नौकरी मिलेगी, उससे ज्यादा आप कमाने में सफल हो रहे हो। यह दर्शाता है कि दुनिया कैसी बदल रही है और बदलाव का यह आलम क्या होने वाला है। अब स्टार लिंक का वीडियो कनेक्शन, वो जो टेलीकॉम कनेक्शन आने वाला है, तो अभी जो होता था ना कि मोबाइल का नेटवर्क बाहर हो गया, अब तो नेटवर्क भी नहीं बाहर होगा। और अब इसके आगे जानते क्या होने वाला है? ये जो आपको प्रोजेक्ट मिलेंगे नौकरी के, ये दुनिया के किसी भी कोने में बैठ के कोई भी कंपनी दे सकती है। आप यहां बैठे, यूरोप की किसी कंपनी ने आपसे कहा कि ये काम कर दीजिए, आपने कर दिया और आपने अच्छा खासा पैसा कमा लिया। उसके बाद जो आपको करना हो करें। और सोच नौकरी के बियॉन्ड कहां तक जाती है, यह आज के हमें युवा को समझाना होगा। आप सब ने शायद सुना हो या ना सुना हो, एक लड़का है जिसका नाम है एलन ट्यूलॉक। ये वो है जिसको व्हाट्सएप और फेसबुक बनाने वाली कंपनी जो मेटा है ना, मार्क जुकरबर्ग की, इसने एक नौकरी ऑफर की। नौकरी जानते हैं कितने की? कि 3 साल में $1.5 बिलियन देंगे। मतलब भारतीय रुपए में 1 साल में 2100 करोड़ रुपए। 1 साल में 2100 करोड़ रुपए 1.5 साल में हम देंगे, वो करीब 12,000 करोड़ रुपए के आसपास 3 साल में देंगे। मतलब 150 करोड़ रुपए से ज्यादा, 180 करोड़ रुपए महीना, 2196 करोड़ रुपए की सैलरी जो कोई आदमी व्यापार करके ना कमा पाए,
और जो भ्रष्टाचारी हो भ्रष्टाचार करके ना कमा पाए इतनी, उतनी सैलरी ऑफर की जा रही है। और इसके बाद एलन ट्यूलिक का क्या जवाब था? नहीं, मुझे नौकरी नहीं करनी, मैं तो अपना एंटरप्रेन्योरशिप शुरू करूंगा और इससे बड़ा अपना साम्राज्य बनाऊंगा। ये होता है उस युवा टाइम में आपके पास जो कैपेबिलिटीज होती हैं। मार्क जुकरबर्ग ने भी उसी टाइम में बनाया था। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, वर्ल्ड ओपन हो रहा है। आज हमारे वर्क फोर्स के लिए यूरोप में डेमोग्राफिक प्रॉब्लम शुरू हो रही है, युवा पीढ़ी बहुत कम है। अमेरिका में भी पिछले साल 2024 में सोशल सिक्योरिटी पे जो प्रभावित पॉपुलेशन है वो 50% हो गई है, यानी वहां भी बुजुर्ग बढ़ रहे हैं। चाइना का एक डाटा समझिए, चाइना का एक डाटा बड़ा गंभीर है जिसको आपको समझना चाहिए। चाइना ने 1978 में सिंगल चाइल्ड पॉलिसी अडॉप्ट कर ली और वो कहता हमने सक्सेसफुली अडॉप्ट कर ली, और उस कारण से उनकी जनसंख्या में कमी आने लगी। तो 2016 में उन्होंने उसको 2 चाइल्ड पॉलिसी किया, फिर भी बच्चे नहीं पैदा हो रहे थे। 2022 में उसको 3 चाइल्ड पॉलिसी किया। अब चाइना में होता यह है कि नवविवाहित दंपति को 6 महीने बाद ही लोग फोन करना शुरू करते हैं और ये कहते हैं कि साहब आप बच्चे पैदा करेंगे तो हम आपको हाउस में छूट देंगे, आपको नौकरी में छूट मिलेगी, टैक्स में छूट मिलेगी, उसके बाद ही बच्चे नहीं पैदा हो रहे। अब जरा आप गौर से सोचिए कि अगर 1978 में उन्होंने 1 चाइल्ड पॉलिसी बहुत स्ट्रांगली अडॉप्ट कर ली थी, मैं कोई निष्कर्ष नहीं दे रहा हूं, जस्ट एक विचार सामने रख रहा हूं। और वो तो अथॉरिटेरियन रिजीम था, तो माना जाता था वहां आके लोग औचक निरीक्षण करते थे, और अगर बच्चा एक है ऑलरेडी परिवार में और महिला गर्भवती है तो उसको फोर्सफुली ले जाके सरकारी अस्पताल में अबॉर्शन करवा देते थे। अगर इतनी प्रभावी ढंग से आपने उसको नियंत्रित किया तो पिछले 40-45 साल में चीन की आबादी उसी रफ्तार से कैसे बढ़ती रही जिस रफ्तार से भारत की आबादी बढ़ रही है? यह बात तर्कसंगत लगती है क्या? हमारे यहां धड़ाधड़ बच्चे पैदा हो रहे थे तो भी 11% की रफ्तार से बढ़ रही थी, वहां एक ही बच्चा पैदा हो रहा फिर भी 11% की रफ्तार से बढ़ रही थी। यह बात कुछ हजम नहीं होती है। अब इसके 2 निष्कर्ष हैं, या तो 1 चाइल्ड पॉलिसी को इंप्लीमेंट करने का दावा गलत है या फिर जनसंख्या का यह आंकड़ा गलत है। अगर आप यह माने कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत बढ़ गई, एक ये भी थ्योरी दी जाती है ना कि भाई बच्चे कम पैदा हो रहे थे पर लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत बढ़ गई, तो अगर 140 करोड़ लोग ऐसे हैं जो 78 के बाद एक बच्चा पैदा होने के बाद भी 140 करोड़ हो गए, इसका मतलब बुजुर्ग कितनी भारी संख्या में है वहां पर। और एक दूसरी थ्योरी यह है कि चाइना की आबादी 140 क्या हो सकता है 100 करोड़ भी ना हो। यह मैंने सिर्फ इसलिए बताया, यूरोप, अमेरिका, चाइना, तीनों जगह डेमोग्राफिक क्राइसिस है, हमारे यहां डेमोग्राफिक डिविडेंड है। अगर हमारा युवा नई स्किल सीखता है, उसके सामने रोजगार के अवसर भारत में नहीं पूरी दुनिया में बिखरे हुए दिखाई पड़ रहे हैं। बस आपको अपने अंदर वो क्षमता डेवलप करनी है, और फिर जो आप सोचते हैं कि मेरे लिए बस ये अधिकतम था, एक नौकरी और एक सरकारी नौकरी, उसके बियॉन्ड दुनिया बहुत बड़ी है। और मैं यह भी कहना चाहूंगा, जैसे हम लोग जब बच्चे थे, हम लोग पास आउट हुए, तब ग्लोबलाइजेशन शुरू हुआ था, तो हम लोगों ने इंजीनियरिंग की, तब भी मानसिकता क्या थी? यह थी कि भाई नौकरी का मतलब सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरी को बहुत बढ़िया नहीं माना जाता था। लोग कहते हैं ये लाला की नौकरी, इसमें क्या रखा हुआ, भाई सरकारी नौकरी होनी चाहिए। मगर आपने देखा विचार बदला पिछले 30 साल में। आज हम लोग जब पास आउट हो रहे थे तब इस कंट्री की हाईएस्ट पेड जॉब आईएएस थी, सबसे ज्यादा फैसिलिटीज वाली जॉब आईएएस थी। आज आईएएस का जॉब बहुत पीछे है, उससे कहीं ज्यादा फैसिलिटी, कहीं ज्यादा सैलरी प्राइवेट कंपनीज के पास है। तो वो एक विचार बदल गया कि साहब ये तो सरकारी नौकरी से हम प्राइवेट में आए, अब नौकरी से हटकर एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जाएंगे तो समाज का विकास होगा। मगर कुछ प्रतिगामी शक्तियां समाज के अंदर समस्या पैदा करने के लिए उस चीज के ऊपर फोकस करने का प्रयास करती हैं जहां अपॉर्चुनिटी 0.001% हो या 1% हो, ताकि उसको लेकर टकराव की स्थिति अधिक उत्पन्न की जा सके। अब मैं एक दूसरी बात कहने का प्रयास करता हूं। जब हम सुरक्षा को सीमा से लेकर समाज की बात करते हैं तो अभी देश के बाहर और सीमा की बात कही, समाज के अंदर भी चुनौतियां बहुत हैं। वो क्या है? इसके लिए आप सबने अगर नाम सुना हो
तो एक चाइनीज थिंकर है जिसका नाम है तांजू, दो चाइनीज कर्नल थे जिन्होंने किताब लिखी है द अनरिस्ट्रिक्टेड वॉरफेयर। देखिए सुरक्षा और समाज का क्या संबंध है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा हो तो जाके नेट पे चेक कर लीजिएगा, उस किताब को थोड़ा सा पढ़िएगा, अनरिस्ट्रिक्टेड वॉरफेयर। अब लड़ाई कैसे होगी? जैसे कहा जाता है कि साहब अब लड़ाई सिर्फ सीमा पर गोलाबारी पे नहीं होती, सुरक्षा के लिए वही चुनौती नहीं है, अब साइबर अटैक भी होता है। आपके बैंकिंग सिस्टम पर अटैक होगा, आपके एयरलाइन सिस्टम पर अटैक होगा, आपके रेलवे सिस्टम पर अटैक होगा, आपके कम्युनिकेशन सिस्टम को ब्लॉक किया जाएगा। तो अब साइबर सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। मगर अनरिस्ट्रिक्टेड वॉरफेयर में जानते क्या लिखा है? उसमें एक नया कॉन्सेप्ट है, वो कहते हैं स्मोकलेस वॉर, यानी धुआं उड़ाने की जरूरत नहीं है, बम गोला फेंकने की, गोली चलाने की। वो क्या है? वो बड़ा ही सिस्टमेटिक कहा जाता है। और इसमें मैं एक और उदाहरण दे दूं तब आपको बेहतर समझ में आएगा। पाकिस्तान की सीनेट यानी अपर हाउस, जैसे अपने राज्यसभा है, उसकी 2016 की एक कमेटी ऑफ होल की रिपोर्ट है, वो कोई भी जाके चेक कर सकता है। उसमें पॉइंट नंबर 8 और 9 पे लिखते हैं क्या कि ये मोदी की लीडरशिप में जो इंडिया में हिंदुत्व मजबूत हो रहा है, इसको काउंटर करने के लिए हमें क्या क्या करना है। तो उसमें जानते क्या लिखा है? टारगेट द माइनॉरिटीज। फिर अगला लिखा है ट्राई टू क्रिएट फॉल्ट लाइन बिटवीन शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर वीकर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। आगे क्या लिखा है? इसके लिए मीडिया, इसके लिए सोशल ऑर्गेनाइजेशंस और जरूरत पड़ने पे समान थिंकिंग वाले पॉलिटिकल लोगों की मदद लेना। यह पाकिस्तान की 2016 की रिपोर्ट है। अनरिस्ट्रिक्टेड वॉरफेयर में यह लिखा है कि कैसे किसी देश की सुरक्षा को कमजोर करना है कि उसकी जो ताकत है उसको कमजोरी में बदल दीजिए। जैसे आप कहेंगे फ्री मीडिया हमारे यहां ताकत है हमारी, इतनी प्लांटिंग शुरू कर दीजिए मीडिया में, इतना प्रोपेगेंडा कर दीजिए मीडिया में कि वही ताकत कमजोरी में बदल जाए। सेकेंड, आपने कहा इंडिपेंडेंट जुडिशरी मेरी ताकत है, तो जुडिशियल प्रोसेस के थ्रू इतने हर्डल्स क्रिएट कर दीजिए, पीआईएल करवा दीजिए, ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट कर दीजिए कि डेवलपमेंट के काम रुक जाएं, सोसाइटी के अंदर टसल शुरू हो जाए, उसको कमजोरी में बदल दीजिए। आपने कहा फ्री स्पीच हमारी ताकत है, तो फ्री स्पीच के द्वारा समाज के भिन्न भिन्न वर्गों में एक दूसरे के प्रति ऐसा हेट का कीड़ा भरना शुरू कर दीजिए कि वही फ्री स्पीच आपका हथियार बन जाए। फिर आपने मान लीजिए यह कहा कि डेमोक्रेसी इस देश की ताकत है, तो डेमोक्रेसी के का प्रयोग करते हुए धरना प्रदर्शन इस प्रकार के शुरू करवा दीजिए कि उसी डेमोक्रेसी को हथियार बनाया जा सके। यह बहुत एक सोची समझी सुविचारित योजना का अंग है। अब आप कहेंगे कैसे? मैं उदाहरण देना चाहता हूं। आज आप देखिए दक्षिण भारत में कर्नाटक के वित्त मंत्री थे डीके सुरेश, वो एक टीवी में इंटरव्यू दे रहे हैं, कहते हैं कि साउथ वाले लोग टैक्स ज्यादा देते हैं और नॉर्थ वाले कम टैक्स देते हैं। तो वो पूछता है, इससे पहले चिदम्बरम साहब बोल चुके हैं कि अगर नॉर्थ नहीं होता तो साउथ बहुत आगे होता फाइनेंशियली। अब वो कर्नाटक के मंत्री से, जबकि कांग्रेस की सरकार है वहां, पत्रकार पूछता है तो आपका कहने का मतलब क्या है? क्या आपको देश से अलग होने की सोचना चाहिए? और वित्त मंत्री कहता हां, हमें देश से अलग होने की सोचना चाहिए। यानी क्षेत्र पे एक दूसरे के प्रति जहर भरना शुरू करो। अब आइए साहब, तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने बिहार वालों के लिए क्या बोला? तमिलनाडु के मंत्री ने बिहार वालों के लिए क्या बोला? हम किसी काम को छोटा बड़ा नहीं मानते। उन्होंने क्या बोला? बिहार वाले सफाई करने के लिए आते हैं, टॉयलेट साफ करने के लिए आते हैं तमिलनाडु में। यानी एक राज्य में दूसरे राज्य के लिए नफरत भरो। अब आइए साहब, आपने तमिल हिंदी का भाषा का विवाद सुना होगा, पर कन्नड़ हिंदी का विवाद तो पहले कभी नहीं सुना, इधर सुनाई पड़ने लगा। मराठी और उत्तर भारतीय जनसंख्या को लेके प्रॉब्लम रहती थी, मराठी और हिंदी भाषा को लेकर लड़ाई कभी नहीं थी। मराठी हिंदी की तो स्क्रिप्ट भी एक है, अब मराठी हिंदी को लेकर शुरू हो गई। अब आप आइए, वैसे ऑन द लाइटर नोट कहें कि जो नेता लोग कहते थे
हिंदी मराठी में झगड़ा करवाने के लिए सबके घर की बर्थडे पार्टियों और शादियों में हिंदी के ही बॉलीवुड के गाने बजते हैं। खैर, अब आप आइए, आने वाले समय में आप देखिएगा बंगला हिंदी की लड़ाई कराएंगे, यानी भाषा पे एक दूसरे के विरुद्ध नफरत पैदा करो, फिर जाति पे एक दूसरे के विरुद्ध नफरत पैदा करो, अगड़े पिछड़े के में लड़ाओ, सामान्य और दलित में लड़ाओ, तो वर्ग, भाषा, प्रांत सब में एक दूसरे से टकराव के ऐसे बीज बो दो कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह का ख्वाब ऐसे ही थोड़ी तामील होगा। हमें सामाजिक स्तर पर इन बातों को ध्यान रखने की जरूरत है, अन्यथा सुरक्षा के लिए ये उससे बड़ी चुनौती हो सकती है, जिसे हम संघ के गीत में कभी कहते थे जब तक हमारी सरकार नहीं आई थी कि हो गए हैं स्वप्न सब साकार कैसे मान ले हम, टल गया सर से व्यथा का भार कैसे मान ले हम। उसके आगे की पंक्ति थी, राष्ट्र को हैं लोग भूले, स्वार्थ है युग मंत्र सारा, वर्ग जाति विभेद की अब बह रही है कलुष धारा, इस अमा के तिमिर को अब अरुणिमा क्या मान ले हम, टल गया सर से व्यथा का भार कैसे मान ले हम, हो गए हैं स्वप्न सब साकार कैसे मान ले। और यह बात मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, आप सबने सुना होगा कि तमिलनाडु में कॉन्फ्रेंस हुई रेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म। यह बयान नहीं था, यह कॉन्फ्रेंस थी, और उस कॉन्फ्रेंस में बाकायदा कहा जा रहा आगे बढ़ के कि साहब इसको वायरस सिद्ध करिए, इसको HIV सिद्ध करना है, इसको डेंगू कहना है, इसको मलेरिया कहना है। और यह बात 2022 में शुरू हुई है तमिलनाडु में, पर सिर्फ तमिलनाडु में DMK की सरकार नहीं कर रही है, आप जाके चेक करिए 2021 में दुनिया की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में कॉन्फ्रेंस हुई, डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व, यह शुरू वहां से हुआ है। एक हेनरी लूसी फाउंडेशन है जिसमें एक सो कॉल्ड इंडोलॉजिस्ट हैं क्रिस्टोफर जेफरलॉट, जिसने मार्च 2021 में उसको एक प्रोजेक्ट दिया गया, $4 लाख प्रोजेक्ट के लिए दिए गए, सर्वे करने के लिए केवल। और प्रोजेक्ट क्या है, हाउ टू टैकल हिंदू मेजॉरिटेरियनिज्म इन इंडिया। और उस प्रोजेक्ट रिपोर्ट में लिखा है इसके लिए कास्ट के इशू को बढ़ाना है। तो मैं इसलिए आपसे कह रहा हूं, सुरक्षा को लेकर अब लड़ाई के मायने बदल गए हैं। समाज के अंदर किस प्रकार से टकराव बिखराव पैदा करने के षड्यंत्र चल रहे हैं उसे समझना चाहिए। अब यहां पर मैं एक और बात भी कहना चाहता हूं, उन सारे षड्यंत्रों को समझते हुए भी कई बार हम स्वयं अपने आप में ऐसी चीजों से ग्रस्त हो जाते हैं, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से, कि हम ही उसको सच मान लेते हैं। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। एक टीवी डिबेट में हम थे, तो एक विपक्ष के प्रवक्ता कहने लगे कि रामचरितमानस की इस चौपाई से हमें बड़ी आपत्ति है कि जब शबरी के द्वार पर भगवान राम पहुंचते हैं तो वो कहती है, अधम जाति में जड़मति भारी, के ही विधि अस्तुति करूं तुम्हारी। तो ये अधम जाति शब्द क्यों कहा, मुझे इस पे आपत्ति है। मैंने कहा महोदय जरा इसके आगे की चौपाई बताइए। आगे की तो पढ़ाई नहीं गई है, क्यों जो एजेंडा बाहर वालों ने तय किया है, पूरे रामचरितमानस में 1,16,000 शब्द हैं, तो 15-16 शब्द निकाल कर उन्होंने 1,16,000 में एजेंडा तय करके दिया है। तो महोदय को आगे की लाइनें नहीं पता थी। मैंने कहा यह वाक्य तो शबरी बोल रही है, और भगवान क्या बोल रहे हैं, कहे रघुपति सुनी भामिनी बाता, मानहु एक भगति करे नाता। मैं सिर्फ भक्ति का नाता मानता हूं। अब उसके आगे वो उसको फर्दर क्वांटिफाई कर रहे हैं। तीसरी चौपाई में वो क्या कहते हैं, जात पात कुल धर्म बड़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई। इन 10 चीजों से मैं नहीं मिलता। जात पात कुल धर्म बड़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, इन 10 से मैं नहीं मिलता। अगर भक्ति ना हो तो आगे वो कहते हैं, भगतहीन नर मोहे ऐसे, जल बिन बारिध लागे जैसे। मतलब अगर ये सारी चीजें हो और भक्ति ना हो तो ऐसे ऐसे बादल हो, बादल में पानी ना हो। अब आप बताइए, पूर्ण सत्य यह है और आधा सत्य दिखाकर टकराव का प्रयास किया जाता है। और मैंने फिर उनसे भी कहा, क्यों आपकी पार्टी का बड़ा नेता आता है तो आप कहते हैं मैं तो आपका बच्चा हूं, तो क्या रियल में उसको बाप कह रहे हैं क्या? मैंने कहा अरे साहब आइए आइए साहब, मैं तो आपके बच्चे की तरह हूं, मैं तो आपका बच्चा हूं। बोलते हैं कि नहीं, ये तो आप उसके स्वागत में कहते हैं। जैसे
ऑन द लाइटर नोट में कहूं, एक चुटकुला है कि एक नवाब साहब थे, तो जैसे हमारे यहाँ लखनऊ में नवाबों का है ना, बड़ी नजाकत नफासत की वो होती है, तो वो अपनी एक हवेली दिखाने ले गए। अब उनके गरीब आदमी से दोस्ती हो गई, उन्होंने हवेली दिखाई और कहा है कि साहब ये है मेरा गरीब खाना। अब वो बेचारा कंफ्यूज हो गया, इतना शानदार इनका मकान हवेली, ये कह रहे हैं गरीब खाना। तो एक बार नवाब साहब उसके घर चले गए, उसका बेचारा छोटा सा झोपड़ी नुमा मकान था। तो वो कहता है अगर इनका ये गरीब खाना था तो मैं अपने क्या कहूं। तो कहता साहब वो आपका तो गरीब खाना था, ये हमारा देखिए, हमारा तो पाखाना है। तो मैं ये कह रहा हूं कुछ चीजें प्रतीक में कही जाती हैं, मगर उसको कनेक्ट करने का प्रयास और उसको लेकर समाज में लड़ाई लड़वाने का प्रयास निरंतर किया जाता है। हमें इससे बहुत सावधान रहने की जरूरत है। जैसे मैं एक और दूसरा उदाहरण देता हूं। एक और सज्जन हमसे डिबेट कर रहे थे, तो वो एक बाबा जी हैं जो आजकल फेमस हैं, बहुत युवा हैं। कहने लगे कोई भी ये कहे कि बीमारी ऐसे ठीक हो जाती है तंत्र मंत्र से, ये सब पाखंड है, ये झूठ है। कोई भी अगर ये कहता बीमारी दवाओं से ठीक होती है, कोई भी ये कहे कि बीमारी अगर पूजा पाठ और प्रार्थना से ठीक हो जाती है, टोटल पाखंड है, और ऐसे लोगों को पाखंडी कहना चाहिए। मैंने कहा मदर टेरेसा को सेंटूट इस आधार पर मिला है कि उनकी मृत्यु के बाद उनकी आत्मा ने 2 लोगों की बीमारी प्रार्थना से ठीक कर दी है। बोलो पाखंड है कि नहीं? आप एकदम चुप। मैंने कहा बोलो भाई पाखंड। कहते मैं मदर टेरेसा का प्रवक्ता थोड़ी हूं। मैंने कहा वाह भाई वाह, यहां पे इतना लंबा लंबा ज्ञान दे रहे थे और वहां पर तुरंत पीछे। अब एक दूसरा उदाहरण देखिए। एक सज्जन आकर कहने लगे कि साहब भारतीय समाज तो बड़ा पैट्रियार्कल है, पितृसत्तात्मक है। और इसमें भी आप ध्यान करिए कैसे कैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। पितृसत्तात्मक, शुद्ध संस्कृत में शब्द, कि हमारी सामाजिक व्यवस्था ऐसी थी। तो मैंने उनसे कहा अच्छा 4 बीवी रखना पैट्रियार्कल है कि नहीं? हलाला पैट्रियार्कल है कि नहीं? ये बताइए तलाक का अधिकार सिर्फ पुरुष को है, ये पैट्रियार्कल है कि नहीं? मैंने कहा यही महात है भाई साहब, पितृसत्तात्मक जैसे शब्द गढ़े जाते हैं, मर्दुम अजीम रवायत शब्द नहीं बोला जाता है। मर्दुम अजीम रवायत नहीं बोला जाएगा, पितृसत्तात्मक। और शब्दों का षड्यंत्र कैसा होता है? 2 शब्द देखिए, आप सबने साहित्य में पढ़ा होगा, बहुत इजीली आपको ध्यान आ जाएगा। एक शब्द है पोंगा पंडित और एक है मस्त मौला। मस्त मौला इज अ पॉजिटिव थिंग एंड पोंगा पंडित इज नेगेटिव। बड़े करीने से ये हमारे दिमागों में भर दिया जाता है। अब मैं दूसरी एक बात भी कहूं, कभी आप देखिए तो भारत से जितने धर्म हैं, जो हिंदू फैमिली के धर्म हैं, उनके साथ इज्म वर्ड जोड़ा जाता है। हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म, सिखिज्म, क्योंकि इज्म के साथ निगेटिव एंगल भी आता है, पॉजिटिव निगेटिव दोनों है। मगर आपने क्रिश्चियनिज्म वर्ड सुना है कभी? या इस्लामिज्म वर्ड सुना है ना? इज्म वहां नहीं जोड़ना है, इज्म यहां जोड़ना है। अब आप और आइए, इससे एक स्टेप और आके जाइए। देखिए अभी चंद्र ग्रहण पड़ा था, चंद्र ग्रहण की जो डेट निकली, तो जो पंडित पंचांग से बता रहा था और जो नासा की फिजिकल ऑब्जर्वेटरी बता रही थी, डेट में कोई अंतर था क्या? या टाइम में कोई अंतर था? नहीं। और हमारे यहां ग्रहण लगा ये देख के नहीं बताया जाता है। 12 घंटे पहले सूतक लग जाता, मंदिरों के द्वार बंद हो जाते हैं। 1 बजे से सूतक लग गया था, जबकि चंद्र ग्रहण रात में होने वाला था। यानी जो ये बता रहा है और हमारा इतना सटीक पंचांग है जो 5000 साल से चला आ रहा है, वो जो देख के बता रहा वो तो पोंगा पंडित है। मगर इस सैटेलाइट के दौर में चांद निकल आया है, ये दिखाई पड़ने के बाद भी जब तक मौलवी साहब नहीं कहेंगे तब तक नहीं माना जाएगा चांद निकलने में वो मस्त मौला है। इन छोटी छोटी चीजों की गहराई समझने की जरूरत है और बच्चों को यह भी समझाने की जरूरत है। अगर आपको यह बताया जाता है कि आपके साथ अन्याय हो रहा है, जैसे मैंने कहा ना, दक्षिण भारत से कहो कि उत्तर भारत तुम्हारे साथ अन्याय कर रहा है, कुछ दिनों बाद उत्तर भारत वालों से कहो कि सेना में और तुम ज्यादा संघर्ष करते हो, फौज से तुम लड़ते हो, वो ज्यादा आनंद ले रहे हैं, तो फिर किसी और से कहो कि साहब वो कहे कि मैं तो मिनरल्स ज्यादा दे रहा हूं,
चलिए वो ठीक है। फिर आपको बताया जाता समाज का अमुक वर्ग आपके साथ अन्याय कर रहा है। अब जरा इसको गंभीरता से देखिए, आपको यह नहीं लगता है कि आपका पड़ोसी आपके साथ अन्याय कर रहा है? वहां भी तो यही भावना लगती है। समाज के अंदर ऐसा वातावरण बनाया जा रहा है कि हर जगह आपके मन में आक्रोश पैदा हो। चलिए, रोड पे चलते हुए बगल वाला अन्याय कर रहा है, ये लगता है कि नहीं? तभी तो रोड रेज की घटनाएं होती हैं। चलिए, आपके परिवार खानदान में आपको लगता है ना कि मेरे मामा चाचा फूफा ताऊ जो हैं ज्यादा बड़ा हिस्सा लिए जा रहे हैं, मेरे साथ अन्याय कर रहे हैं। अब आइए अंदर, घर परिवार में सगा भाई सगे बहन को एक दूसरे पे लगता है कि नहीं मेरे साथ अन्याय कर रहे हैं। अब आइए, यंग बच्चों को लगता है ना मेरे माँ बाप मेरे साथ अन्याय कर रहे हैं। और तो और पति पत्नी को नहीं लगता है कि मेरे साथ अन्याय कर रहे हैं। और तो और जो लोग केवल लिविंग रिलेशनशिप में भी रह रहे हैं, उनको नहीं लगता कि मेरे साथ धोखा हो रहा है। भाई साहब, ये पूरी फीलिंग भर दी गई है ऊपर से अंदर से तक। अलग अलग मत देखिए कि केवल समाज प्रांत और उस तक मत देखिए, पूरा भर दिया गया है। और हकीकत क्या है कि जिसे ऑन द लाइटर नोट कहें, आज जो यंग बच्चे इधर उधर जाके अपने मन से स्वच्छंदता से रिलेशनशिप बनाइए, और उसके बाद क्या हो रहा है, उसको एक झूठा आवरण दिया जा रहा प्रेम का। जो पुराना गीत था ना, आंखों से जो उतरी है दिल में क्या बात है उस अफसाने की, खुद ढूंढ रही है शम्मा उसे क्या बात है उस परवाने की। मगर भाई साहब, अब वो आंखों से उतर के परवाना कब जो है सीमेंट के ड्रम में पहुंच जाएगा पता नहीं लगता है। इसलिए समाज की सुरक्षा को चौकस रखने के लिए यह भी बहुत जरूरी है। और मैं ये भी बताऊं, आप सब शिक्षक हैं, बच्चों को बताइए कि रामायण हमें यह शिक्षा देती है कि जब रावण सीता हरण करने के लिए आया था तो राक्षस का वेश बना के नहीं आया था, वो साधु का वेश बना के आया था। तो जितनी बच्चियां हैं, बेटियां, उनको समझाइए कि बिटिया इस संसार में संभल के चलिए हो जाए, ना जाने किस रूप में कब रावण मिल जाए। और इसी के साथ साथ जो बेटे हैं उनको भी समझाइए, वो अपने को बहुत स्मार्ट ना समझें कि हम इमोशनल नहीं हैं, हम तो मैनेज कर ले जाते हैं। वो भी आजकल बहुत जगह गच्चा खा रहे हैं। तो बेटों से भी कहिए, बिटवा इस संसार में संभल के जलियो जाए, ना जाने किस मोड़ पे कब सूप रखा मिल जाए। आज समाज में हमने असहिष्णुता का एक वातावरण बना रखा है। इसीलिए मैंने पूरा उदाहरण दिया आपको। वो देश, क्षेत्र, भाषा, प्रांत, जाति, परिवार, मोहल्ला और घर के अंदर तक है। सब एक दूसरे से लड़ो। हमें क्या शिक्षा दी जा रही है? आप सब शिक्षक हैं, निश्चित रूप से बच्चों को ये बताइए। बच्चों को ये बताया जाता है कि भाई अगर तुम्हारे माँ बाप ने कुछ किया तो तुम्हारी सेल्फ स्टीम जागृत होनी चाहिए। ऐसे कैसे मेरे माँ बाप ने कुछ कह दिया मैं मान लूंगा? अरे बड़ा भाई बड़ी बहन तो छोड़ दीजिए, माँ बाप की बात को नहीं मानूंगा। मेरी कोई सेल्फ स्टीम नहीं है क्या? मेरी कोई ईगो नहीं है क्या? उसी बच्चे को क्या बताया जाता है कि जब तुम नौकरी ज्वाइन करो तो देयर आर 2 लॉज ऑफ प्रोफेशन। रूल नंबर 1, बॉस इज ऑलवेज राइट, एंड रूल नंबर 2, इफ देयर इज एनी कंफ्यूजन रेफर टू रूल नंबर 1। यानी उसी बच्चे को बताया जाता है कि जब तुम नौकरी करने जाओ तो तुम्हारा बॉस अगर फटकार भी रहा हो तो दुम हिलाते रहना, जवाब नहीं देना है। जिससे कॉन्ट्रैक्ट मिलना है, अगर वो फटकार भी रहा है, वहां कोई स्वाभिमान नहीं दिखाना है, वहां कोई ईगो नहीं दिखाना है, वहां दुम हिलाते रहना, घर में आके सारा स्वाभिमान दिखाना है। जबकि 2 पीढ़ी पहले वातावरण दूसरा था देश में। लोग क्या करते थे, मां बाप तो छोड़िए, अगर बड़े भाई या बड़ी बहन ने भी कुछ बोल दिया तो पलट के जवाब नहीं देते थे। और अगर बॉस ने कुछ बोल दिया तो लोग कहते साहब मान सम्मान की कीमत पे नौकरी नहीं करता हूं, ये रहा इस्तीफा। समाज की सोच बदल दी गई। ये जो समाज की सोच बदली जा रही है ना, ये मैंने इसलिए आपको वो अनरिस्ट्रिक्टेड वॉरफेयर और सारी बातें बताई। सुरक्षा में सेंध सिर्फ सीमा पर नहीं लगती है, समाज के अंदर भी बड़े करीने से लगाई जाती है। और आप उसको समझ भी नहीं पाते हैं कि वो किस ढंग से समाज को अंदर से खोखला करना शुरू कर देती है। अब अगर आप समाज के अंदर और देखिए, कुछ ऐसी चीजें हमारे दिमागों में हैं जिसमें हम सेंस ऑफ इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से ग्रस्त हो जाते हैं। अब जैसे मैं ये बात एक बार पहले भी शिक्षकों के, दिल्ली विश्वविद्यालय के शिक्षकों को भी जो बोला था, शायद गीता जी उस कार्यक्रम में रही हूं, मुझे यहां 2019 की बात है।
एकलव्य का अंगूठा काट दिया गया। अब हमने उनसे पूछा कि आप में से कितने लोगों ने महाभारत में स्वयं पढ़ा है, तो किसी ने भी नहीं कहा। हमने कहा अच्छा कितने लोगों को पता है कि महाभारत के कौन से चैप्टर में है, वो भी किसी को नहीं पता, जबकि सब अपने विचार से जुड़े हुए थे। फिर उनसे कहिए कि साहब चलो वो भी नहीं पढ़ा, कम से कम जो एकलव्य वाला एपिसोड था महाभारत का वो जाके देख लीजिए यूट्यूब पे। ऐसी इमेज बना दी गई कि वो सीधा साधा ट्राइबल था और उसका अंगूठा कटवा लिया गया। फैक्ट ये नहीं था। फैक्ट क्या था कि जब एक आपने कहानी सुनी होगी ना, कुत्ते का मुंह बाणों से भर जाता है। अर्जुन आते हैं और कुत्ते के मुंह से बाण निकालते हैं तो मुंह में एक भी घाव नहीं होता है। तो अर्जुन चकित होते हैं, कहते हैं ये बाण जो है सामान्य बाण नहीं है, ये तो दिव्य अस्त्र है। ये दिव्य अस्त्र चलाना किसको पता है? दिव्य अस्त्र क्या है? जैसे एक दौर था जब बम फेंका जाता था, मिसाइल फेंकी जाती थी किसी भी शहर के ऊपर कहीं भी गिर जाए। आज लेजर गाइडेड मिसाइल आती है, इस बिल्डिंग के इसी फ्लोर के इसी कमरे को मारेगी, बिकॉज दैट इज प्रिसाइज टू द मीटर्स, 1 मीटर भी इधर उधर नहीं जाएगी। उसी प्रकार अगर किसी के मुंह में इतने सारे बाण चले जाएं और एक घाव ना हो, इसका मतलब इट इज प्रिसाइज टू द माइक्रोमीटर्स। दिस इज नॉट एन ऑर्डिनरी वेपन। इसीलिए उसको दिव्य अस्त्र कहा गया, और कहा गया दिव्य अस्त्र चलाने का अधिकार सिर्फ राजा के पास होगा। अगर दिव्य अस्त्र चलाने का अधिकार सिर्फ राजा के पास होगा तो उससे पूछते हैं द्रोणाचार्य कि तुमने कहां से सीखा? तो कहता आपसे सीखा। तो कहते मैं तो तुम्हें जानता नहीं। तब वो कहते हैं बालक तुम अपना परिचय दो। तो एकलव्य कहता है मैं मगध नरेश जरासंध के प्रधान सेनापति हिरण्यधनु का पुत्र एकलव्य। उसके पिताजी राजा भी थे, जरासंध के सेनापति भी थे। भाई पूरी बात बोलो ना। या तो ट्राइबल था तो चीफ ऑफ द आर्म फोर्सेस था, तो ट्राइबल भी चीफ ऑफ आर्म फोर्सेस बनते थे? नहीं, वो नहीं बताना है। और या फिर कहो कि चीफ ऑफ आर्म फोर्स था तो वो ट्राइबल नहीं था, वो भी नहीं बताना है। आधा छुपाना है, आधा बताना है, ताकि उसी को लेकर समाज को लड़ाना है। और लास्ट में आपसे एक और बात कहूं, आज की डेट में अगर आप गौर से समझिए, आज जिसको आप दिव्य अस्त्र कहते हैं, लाइक द एटम बम, न्यूक्लियर बम, ये किसके पास रहते हैं? आर्मी के पास रहते हैं। बट दैट द आर्मी चीफ और सीडीएस इज हैविंग द अथॉरिटी टू लॉन्च द वेपन? नो। अथॉरिटी किसके पास है? प्राइम मिनिस्टर के पास। न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी अंडर द कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटीज हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर विल डिसाइड कि न्यूक्लियर वेपन लॉन्च होना है या नहीं। और न्यूक्लियर वेपन बनाता कौन है? न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एटॉमिक पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, या डीआरडीओ वेपन्स बनाता है। तो क्या चेयरमैन न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन को अधिकार है चलाने का? नहीं, अधिकार प्राइम मिनिस्टर के पास है। तो उसी ढंग से एकलव्य क्या है? सीडीएस, चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ। द्रोणाचार्य क्या है? चेयरमैन ऑफ द एटॉमिक पावर कॉर्पोरेशन। ना उनको अधिकार है ना उनको अधिकार है। चलाएगा राज भाई वही रूल तो आज भी है। और आप याद करिए द्रोणाचार्य की मृत्यु कैसे हुई। जब उनको अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिलता है तो उनको क्रोध आ जाता, अच्छा मेरे बेटे को मार दिया, अभी ब्रह्मास्त्र का संधान करके सबको मार देता हूं। और आपको न विश्वास हो, जाके अभी YouTube में ये वाला एपिसोड देख लीजिएगा। तो जैसे ही ब्रह्मास्त्र का संधान करते हैं, ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं और भरद्वाज ऋषि समेत उनके पूर्वज प्रकट हो, कहते हैं ये आप क्या कर रहे हैं? ये तो मर्यादा का उल्लंघन है। यू आर नॉट द ओनर एंड एग्जीक्यूटर ऑफ दिस नॉलेज, यू आर जस्ट द ट्रस्टी ऑफ दिस नॉलेज। चलाने का अधिकार सिर्फ राजा को है, आपका काम उसको सिखाना है। जैसे चेयरमैन न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन का काम न्यूक्लियर वेपन बनाना है, चलाने का काम प्राइम मिनिस्टर का है। अब द्रोणाचार्य के साथ दो ही ऑप्शन थे, या तो मर्यादा तोड़ दें। उन्होंने मर्यादा नहीं तोड़ी, अस्त्र शस्त्र छोड़कर जमीन पर बैठ गए और सर कट गया। तो जिस काम के लिए, जिस प्रिंसिपल था कि दिव्य अस्त्र सिर्फ राजा ही संधान करेगा, उसको इंश्योर करने के लिए एकलव्य का अंगूठा कटा, तो उसी को इंश्योर करने के लिए द्रोणाचार्य का सर कटा। मगर हम सबके दिमागों में ऐसा भर दिया गया है, ऐसा भर दिया गया है। और इंपॉर्टेंट बात क्या है कि हमने ही नहीं पढ़ा, वो हमने कभी जहमती नहीं उठाई कि चलो पन्ना खोल के देख तो लें कि क्या लिखा हुआ है। वो मैकाले मार्क्स वालों ने ऐसा दिमाग में भर दिया, ऐसा दिमाग में भर दिया कि हम पूरी तरीके से उससे सब्जुगेट हो गए। अब मैं एक छोटा सा एक और उदाहरण आपको देना चाहता हूं। दीपावली का पर्व आ रहा है, प्रदूषण हो जाता है, पटाखे चल जाते हैं, ये सब दिमाग में भर दिया गया। दीपावली में घी के दिए जलते हैं, ये तो माना जाता है। इसका मतलब हमारा देश इतना समृद्ध तो था कि इतनी प्रचुर मात्रा में घी होता था कि सब लोग अपने घर पे घी के दियों की कतार बना सकें।
ये कितना बड़ा गर्व का विषय है। जिस चीज पे हमें स्वाभिमान होना चाहिए उस पे हमारे दिल में ग्लानि भर दी गई। अब आइए साहब, इंडिया की फूड हैबिट्स खराब हैं। ये बड़ा डीप फ्राइड होता है, आप सबने सुना होगा ना, डीप फ्राइड है ये, ठीक। उनसे पूछो भाई, डीप फ्राइड करने के लिए जिस चीज की जरूरत होती है तुम्हारे यहां होता था क्या? या तो घी चाहिए डीप फ्राइड करने के लिए, घी तुम्हारे यहां होता ही नहीं था। आज भी आप 5 स्टार होटल्स में जाएं या विदेश में जाएं तो घी के लिए क्या लिखा रहता? क्लियर्ड बटर, यानी उनका बेंचमार्क बटर ही है, घी का शब्द ही नहीं है उनके यहां, क्लियर्ड बटर। और या फिर एनिमल फैट होता था। तो फैक्ट ये था कि हाँ, तुम्हारे पास डीप फ्राइड करने का मटेरियल नहीं था, फिर तुमने हाइड्रोजनेटेड घी बनाया, डालडा, जो कि रूम टेम्परेचर पर सॉलिड है, इसलिए वो आर्टरीज में जमता है। घी रूम टेम्परेचर पे सॉलिड नहीं है, इसीलिए आप देखा होगा आपने कि गर्मी में घी पिघला हुआ रहता है, जाड़े में घी जमा हुआ रहता है। जबकि जो हाइड्रोजनेटेड घी है, यानी जो वनस्पति घी है, वो गर्मी में भी ठोस रहता है, आपने देखा होगा। इसलिए तो ब्लॉकेड हो रहा है तुम्हारी वजह। तुमने कहा नहीं, दोष दे दो भारत के खाने के सिस्टम पे। आप सोचिए कि आपके दिमाग में कैसे कैसे इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भरने का प्रयास किया जाता है, और फिर समाज में बिखराव पैदा करने के लिए कैसी कैसी बढ़िया थ्योरियां गढ़ी जाती हैं। आर्य बाहर से आए, अब देखिए कितनी मजेदार बात है। आर्य बाहर से चले, कहां से चले? आल्प्स से चले, फिर स्टेप्टीज के मैदानों में आए, फिर वहां से सेंट्रल एशिया में आए, वहां से अफगानिस्तान, ईरान होते हुए उत्तर भारत में आए। अच्छा, फिर उत्तर भारत में आके रुक गए, ना वो बर्मा गए, ना थाईलैंड गए, ना वियतनाम गए, आगे गए नहीं, और साउथ इंडिया में नहीं गए। ऐसा लग रहा था कि वो स्टेप से चल के सिर्फ उत्तर और दक्षिण भारत का विभाजन करने के लिए आ रहे थे। अब आइए दूसरी बात, ये जहां जहां गए वहां नेटिव्स को लिटरली फिनिश कर दिया। आज कोई रेड इंडियन कितने बचे अमेरिका में? एबोरिजिनल्स ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में कितने बचे? मगर यहां पर सबको रखा। चलिए, बड़ी मजेदार बात थी। अब आइए साहब, सिर्फ आर्य बाहर से नहीं आए, आलू भी बाहर से आया, टमाटर भी बाहर से आया, गोभी भी बाहर से आई, मिर्ची भी बाहर से आई। तो आर्य से लेकर आलू, गोभी, मिर्च, टमाटर सब बाहर से आया। ऐसी थ्योरी हमारे दिमाग में भर दी गई, और उन्होंने आके यहां वालों पे अत्याचार किया और इनको यहां रहने भी दिया। जबकि दुनिया में आप जहां गए वहां आपने फिनिश कर दिया, फिजिकली फिनिश कर दिया, एलिमिनेट, मतलब कोई बचा ही नहीं, लिटरली मार दिया सबको। ये नहीं कि कन्वर्ट किया, मार ही दिया। और यहां पर सब रह रहे थे, फिर यहीं की भाषा सीख ली, यहीं की धर्म संस्कृति सीख ली, और यहीं की भूमि की तारीफ करने लगे। ऐसा अद्भुत आक्रमणकारी तो आपने देखा नहीं होगा कहीं दुनिया में। मतलब जो ये कहे आकर संस्कृत में कि गायंति देवाः किल गीत कानी धन्यास्तुते भारत भूमि भागा स्वर्गापवर्गास्पद भाग हेतो भवंति भूया पुरुषा सुरत्वात्, यानी भारत भूमि धन्य है, देवता जिसकी स्तुति में गीत गाते हैं, क्योंकि देवताओं की योनि में हजारों वर्ष रहने के बाद भी मनुष्य के रूप में यहां जन्म लेने को लालायित रहते हैं, क्योंकि यही मोक्ष भूमि है। आप सोचिए, और मजे की बात, उन्होंने दुनिया में किसी दूसरे देश को कहा भी नहीं कि मेरी भूमि है, सारी तारीफ यहीं की। और वैसे भी आपको एक और बात लॉजिकल कहूं, जब तालिबान ने कैप्चर किया अफगानिस्तान को, तो आपको ध्यान हो कि जो फौजें आनी थी हिंदुकुश से पार करके आने में प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि बख्तरबंद गाड़ियां और जो व्हीकल्स से उनको आने में डिफिकल्टी हो रही थी। यानी आज के इस टेक्नोलॉजिकली एडवांस मैकेनाइज जमाने में तो समस्या हो रही थी, मगर उस जमाने में वो रथ के ऊपर चढ़ के आ गए। तो कितनी बढ़िया तर्कसंगत बातें बताई जाती हैं। आप जरा सा दिमाग इस्तेमाल करें। मगर एक पॉजिटिव चीज ये हो रही है, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आते जा रही है वो उस हर चीज को साफ करती जा रही है। जैसे राम मंदिर के मुद्दे के ऊपर खुदाई ना हो, इसके लिए 1976 के एक्सकवेशन के बाद कोर्ट से प्रतिबंध लगवा दिया था। मगर फिर रडार मैपिंग की टेक्निक आ गई, ग्राउंड पेनिट्रेशन रडार। तो अटल जी की सरकार के समय में रडार मैपिंग की गई, तो नीचे सब कुछ दिख गया। तो फिर कोर्ट से परमिशन ली गई, खुदाई हुई, नीचे 14 खंबे निकल आए, और उसके बाद सच उजागर हो गया। तो आपको पता है, अब जाके काशी विश्वनाथ में कहते हैं कि रडार मैपिंग में नहीं होनी चाहिए,
यानी जो कम्युनिस्ट कहते हैं कि साइंटिफिक प्रूफ की बात करो, साइंटिफिक प्रूफ की बात करो, वो कोर्ट जाते हैं कि साइंटिफिक प्रूफ नहीं लिया जाना चाहिए। और सोचिए कैसी मजेदार बात है। और एक और बात जो मैंने जैसे पहले भी उदाहरण के लिए कहा, थोड़ा सा आप तर्क का इस्तेमाल करें तो समझ में आएगा कि समाज में कैसा झूठ फैलाया जा रहा है। आगरे का ताजमहल सबने देखा होगा। आगरे के ताजमहल के बारे में कहा जाता है कि उसके नींव में आमनूस की लकड़ी लगाई गई है, एबोनी वुड। क्यों? क्योंकि वो जमुना के किनारे है, कभी बाढ़ आ गई तो उसकी नींव धंस सकती है। और आमनूस की लकड़ी खासियत है, चूंकि वो लकड़ी है तो वो प्लेटफॉर्म का काम करेगी, वो डूबने नहीं पाएगा। और जब एकमात्र लकड़ी है आमनूस की लकड़ी जो नमी सोखने के बाद और मजबूत होती है, वीक नहीं होती, तो इसलिए लगाई गई। कितनी सुंदर इंजीनियरिंग है। अब ये बताइए, जो लोग रेगिस्तान से आए थे उन्हें बाढ़ से बचने की टेक्नोलॉजी पता थी। कितनी सुंदर कहानी बताई गई और कितनी आसानी से हमने एक्सेप्ट कर ली। और इस पे भी किसी को समस्या हो। आजकल एक और समस्या हो गई है, आप भारत के बारे में कुछ पॉजिटिव बोलिए तो सोशल मीडिया पे दर्जनों लोग बैठे रहते हैं जो गुलामी की मानसिकता से इस कदर पैबस्त हैं, नहीं हमारे यहाँ कुछ अच्छा नहीं था, हमारे यहाँ कुछ भी साइंटिफिक नहीं था, ये सब गलत था, सब गलत था, चिल्लाने लगते हैं। तो मैं उन सब लोगों को चैलेंज करके कहता हूं, भाई चेक कर लो, एबोनी वुड पाई कहां जाती है? दक्षिण भारत से लेके इंडोनेशिया तक। सबसे ज्यादा दक्षिण भारत और श्रीलंका में पाई जाती है। क्यों? ये जो सेमी एरिड रीजन्स हैं वहां ज्यादा पाई जाती है, क्योंकि प्रकृति ने ऐसा बनाया है कि जिन इलाकों में नमी अधिक रहती है वहीं ऐसी लकड़ी बनाई गई है जो नमी को सोख कर भी बची रहती है। भाई साहब, वहां पाई नहीं जाती थी, न नदी वहां पाई जाती थी, न एबोनी वुड वहां पाई जाती थी, न नमी वहां पाई जाती थी। उसके बावजूद आपने गजब का सीखा, गजब का बनाया और गजब का बता दिया और हम सब ने मान लिया। इसलिए आज के समय में हमें इन सारी चीजों को समझने की जरूरत है। और एक और बात, आप चूंकि सब शिक्षक हैं तो इसलिए मैं यह बात भी बताना चाहता हूं, जो कहा जाता है कि भारत में पढ़ने का विचार और पढ़ने का अधिकार अमुक का था या अमुक का नहीं था। आप सब ने, जिनका भी इंटरेस्ट होगा, निश्चित रूप से कभी ना कभी नाम जरूर सुना होगा मद्रास प्रेसिडेंसी की टॉमस मुनरो की रिपोर्ट 1820 के आसपास, बंगाल प्रेसिडेंसी की विलियम एडम्स की रिपोर्ट उसी समय के आसपास। वो कहती है कि भारत में साक्षरता दर 90 से 95% है। बंगाल प्रेसिडेंसी की विलियम एडम्स की रिपोर्ट यह कहती है कि बंगाल प्रेसिडेंसी में 1 लाख गांव हैं और 1 लाख स्कूल हैं। और इंपॉर्टेंट बात यह कि गुरुकुल को स्कूल नहीं माना है। और 19,000 कॉलेजेस हैं और उसमें बच्चों की जातिवार संख्या नहीं लिखी है, टीचरों की भी जातिवार संख्या लिखी है। वो कहता है बंगाल प्रेसिडेंसी में 2 जातियों के सबसे ज्यादा टीचर हैं, ब्राह्मण और कायस्थ, दे कॉन्स्टिट्यूट 40%, 60% अन्य जातियों का, जिसमें आज हम शेड्यूल कास्ट की वो जातियां जिनको उस सो कॉल्ड हायरार्की में सबसे निचले पायदान पर रखा गया, उस जाति के कितने शिक्षक हैं, ये ब्रिटिश सरकार की रिपोर्ट में लिखा हुआ है। और ये रिपोर्ट कोई सर्वे रिपोर्ट नहीं है, ये गवर्नर को कहा गया था, गवर्नर का आदेश था एक एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट गांव में जाकर वेरीफाई करे। तो वो रिपोर्ट इस ढंग से है कि इस स्कूल में 23 बच्चे, इसमें 38 बच्चे, इसमें 35 बच्चे, और ये लोग इस वर्ग के हैं, ये टीचर हैं, इस आधार पर रिपोर्ट बनी है। क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं वो भी है। एक हमने 3 अप्रैल 1823 की चेंगलपुट जिले की रिपोर्ट देखी है, जिसमें कुल मिलाकर वो कह रहा है कि हमारे तालुके में 561 गांव हैं और 561 स्कूल हैं, और इन स्कूलों में कुल बच्चों की संख्या 6,900 कुछ है। और उस 6,900 में जिनको आज की डेट में नॉन जनरल कहते हैं, यानी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य हटा दीजिए, तो 4,900 कुछ बच्चे हैं 6,900 में से। यह ब्रिटिश सरकार की रिपोर्ट है जो कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में 1812 में सबमिटेड है। अच्छा, फिर भी मेरे इस वाक्य को लेकर कुछ लोग अभी जब सोशल मीडिया पे कूदेंगे तो मैं उनको यह भी बता देना चाहता हूं, यह बात महात्मा गांधी ने 1931 में रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन में चैटम हाउस में दिए गए लेक्चर में यह कहा था कि 100 ईयर्स बिफोर, यानी 1931 से 100 साल पहले, यानी 1820 और 30 के आसपास, इंडियन एजुकेशन सिस्टम वॉज ए ब्यूटीफुल ट्री एंड ब्रिटिशर्स हैव अपरूटेड एंड डिस्ट्रॉयड इट। उसके बाद कई अंग्रेज आग बबूला हो गए थे कि आपने ऐसा कैसे कह दिया।
तो एक मिस्टर फिलिप हॉटॉक थे, वो गांधी जी के पीछे पड़े रहे कि मुझे इसका रिटर्न प्रूफ चाहिए। जब गांधी जी यरवदा जेल में थे तो उन्होंने लेटर लिख के पूछा कि हमें इसका रिटर्न प्रूफ चाहिए, तो उन्होंने कहा मिस्टर केटी शाह, ये भी बाद में कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर बने, ये इसका जवाब देंगे। और केटी शाह ने विलियम एडम्स की रिपोर्ट और टॉमस मुनरो की रिपोर्ट दोनों उनको भेजी, तब जाके मिस्टर फिलिप हॉटॉक चुप हुए। और वो विलियम एडम्स की रिपोर्ट कलकत्ता यूनिवर्सिटी ने 1939 में रिपब्लिश की है। अब आपके मन में यह बात उठेगी कि अगर यह सच था कि हम इतने पढ़े लिखे थे, तो हम फिर इस साक्षरता दर नीचे कैसे आ गई? आप सोचेंगे ना नीचे कैसे आ गई। अब मैं बताता हूं कैसे नीचे आ गई। जैसे आप कल्पना करिए, आप तालिबान कब्जा कर ले देश पे, और वो कहे हिंदी अंग्रेजी या कोई भारतीय भाषा का पढ़ा लिखा मतलब लिटरेट नहीं, अरबी फारसी मतलब लिटरेट, तो सडनली हमारी रेट ऑफ लिटरेसी 0 पे आ जाएगी कि नहीं? अब आप कहेंगे ठीक है साहब, आपकी सरकार आ गई तो हमने करिकुलम में अरबी फारसी को इंक्लूड कर लेते हैं। नो, ऑल स्कूल्स डी रिकॉग्नाइज। अब हम जो मदरसे खोलेंगे इसी में एडमिशन लेना पड़ेगा, और उसमें अरबी और फारसी की प्रोफिशिएंसी होगी, वही एजुकेटेड माना जाएगा। एग्जैक्टली द थिंग हैपेंड एट द टाइम ऑफ मैकॉले 1835। उस समय 2 ही भाषाएं सबको पता थी, संस्कृत और जो भी हमारी क्षेत्रीय भाषा थी। उसने कहा ये लैंग्वेज में पढ़ा लिखा मतलब पढ़ा लिखा नहीं, अंग्रेजी पढ़ा लिखा का मतलब पढ़ा लिखा। एंड ऑल स्कूल्स डी रिकॉग्नाइज। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट जो स्कूल खोलेगी उसमें ही आपको एडमिशन लेना पड़ेगा, उसमें पढ़कर जब आप आएंगे, और फिर सर्वे आता है, पहला जनगणना 1871 में, 50 साल बाद आपसे कहता देखो आप तो 2% की लिटरेसी आप। ये सारी चीजें फैक्ट हैं जो अब उभर कर सामने, और इसमें एक षड्यंत्र कितना बड़ा था वो भी 1 सेकंड में आपको बता दूं। स्कूल्स खुले 1837 में, उसके बाद यूनिवर्सिटीज कब खुली? 1855 के आसपास, बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास। ये 18 साल बाद यूनिवर्सिटीज क्यों खुली? क्योंकि स्कूल से बच्चा निकलकर 18-19 साल बाद यूनिवर्सिटी में पहुंचता है। तो उन्होंने एक पौधा रोपा, उसे यूनिवर्सिटी तक ले गए। 1855 में यूनिवर्सिटीज खुली। कांग्रेस कब बनी? 1885, 30 साल बाद। क्यों? जब बच्चा यूनिवर्सिटी से पास आउट होता तो अर्ली 20s में होता है, 22, 23, 24 साल का होता है। 30 साल के बाद जब वो अर्ली 50s में होता है, तब वो समाज में डिसीजन मेकिंग पोजीशन में आता है। 50-55 की उम्र के आसपास आप ऐसे पदों पे पहुंचते हैं जहां आप समाज के निर्णय को प्रभावित कर सकते हैं। तो सोचिए, 1837 स्कूल, 1855 यूनिवर्सिटीज, 1885 कांग्रेस। पूरा एक सिस्टम बनाया गया कि किस ढंग से इस देश के विचार को अपने हिसाब से मैनिपुलेट करना है, और उसके द्वारा बोए गए विष बीज आज भी समाज में विद्यमान हैं। दुख की बात यह थी कि आजादी के बाद हमें इसको समाप्त करना चाहिए था, मगर मैकाले के बाद मार्क्स का वायरस आ गया, और मार्क्स ने उसको, और ज्यादा मार्क्सिस्टों ने उसको खराब करना शुरू कर दिया। और मजे की बात यह है कि मार्क्स एक ऐसे विचारक थे जो न कभी भारत आए, न भारत की कोई भाषा जानते थे, न भारत का कोई ग्रंथ पढ़े थे, मगर वो सबसे बड़े कम्युनिस्टों के ज्ञान के प्रतीक बन के बैठ गए भारतीयता के ऊपर। और 60 के दशक में, मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता, केजीबी की आर्काइव्स जो डिक्लासिफाई हो गई उसको पढ़िए तो आपको समझ में आएगा कि इस देश के अंदर यहाँ की धर्म, संस्कृति और समाज में टकराव पैदा करने के लिए क्या क्या स्टेप्स किए गए थे, जिसे वहाँ के एक जासूस जो कि 60 और 70 के दशक में पत्रकार बनकर रहता था, यूरी बेजमेनेव, उसने अपने संस्मरण में कहा है कि 4 स्टेजेस में इस सोसाइटी को डिस्ट्रॉय करके कम्युनिस्ट बनाना था। नंबर 1, एज ऑफ डिमोरलाइजेशन। पहले दिमाग में भरना था तुम्हारा समाज, धर्म, संस्कृति, परिवार सब खराब है, डिमोरलाइजेशन। देन वो मुद्दे हम क्रिएट करेंगे। देन सेकेंड स्टेज, स्टेज ऑफ डिस्टेबलाइजेशन। अब उसको लेकर आंदोलन खड़े करने, वो मुद्दे जो थे ही नहीं हमने क्रिएट किए। थर्ड स्टेज, स्टेज ऑफ रिवोल्यूशन। अब आंदोलनों को हिंसक संघर्ष में बदल देना है। एंड फोर्थ स्टेज, स्टेज ऑफ नॉर्मलाइजेशन। अब उस हिंसा के द्वारा सत्ता प्राप्त करके सब कुछ नॉर्मलाइज कर देना है। उसी प्रक्रिया का हिस्सा था 60 और 70 के दशक में यह सब होना। इसलिए आज यदि हमें समाज को सुरक्षित रखना है, राष्ट्र को सुरक्षित रखना है, तो हमारे सीमा से लेके समाज और परिवार के अंदर नहीं, हमारे दिमाग के अंदर भी क्या क्या भरा हुआ है, उन सारी चीजों के ऊपर हमें क्लैरिफिकेशन के साथ आगे बढ़ना होगा। और आप इस बात के लिए आश्वस्त रहिए कि भारत का जो अमृत काल है,
इसमें अब भारत एक नए परिवर्तन की तरफ आगे बढ़ रहा है। नए तरीके से भारत की वह शक्ति जागृत हो रही है जिसका एक उदाहरण आपने देखा, कुंभ मेले में 66 करोड़ लोग आए, मगर महत्वपूर्ण बात क्या थी? 50 लाख विदेशी आए। उससे महत्वपूर्ण बात क्या थी? मैं चैलेंज करके पूछता हूं, कुछ दूसरा धर्म संस्कृति बताइए जिसकी धार्मिक यात्रा में उस धर्म को न मानने वाला जाने में इंटरेस्टेड हो। कितने गैर क्रिश्चियन वेटिकन की धार्मिक यात्रा करना चाहते हैं? मैं टूरिस्ट यात्रा की बात नहीं कर रहा हूं। कितने गैर मुस्लिम हज की यात्रा करना चाहते हैं? चलिए, तीसरी महत्वपूर्ण बात क्या थी? किसी से नहीं कहा गया कन्वर्ट हो जाओ। बाकी जगह यात्रा करने की इच्छा उत्पन्न कर दे तो पहली शर्त है कन्वर्ट हो जाओ। और प्रभाव क्या था कि आईफोन बनाने वाली कंपनी एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स की पत्नी लॉरेन पावल इतनी प्रभावित हो गई कि उन्होंने दीक्षा ग्रहण करके अपना नाम कमला देवी रख लिया। अब एक और बात आप समझिए, लास्ट में यह भी कहूंगा, अपने माइंड को क्लियर करने के लिए हमें बहुत जरूरी है। वेस्ट क्या कहता है? बच्चों को जरूर समझाना चाहिए। वो कहता है कि अगर पैसा हो जाए तो सब कुछ अच्छा है, मार्क्स, जिंदगी खुश, पास पैसा है तो ये दुनिया हंसी। दूसरा कहता नहीं, पैसे में वो नहीं है, फिजिकल जब तक भौतिक शारीरिक सुख नहीं मिलेगा जिंदगी में सुख नहीं है, सिगमंड फ्रायड। तीसरा कहता है कि नहीं, नेम एंड फेम मिल जाए, मेरी खूब ख्याति हो जाए, लोग मुझे जानने लगे तो बड़ा खुश है। मगर वही लोग जब यहां आते हैं और नागा साधुओं को देखते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे लालू जी की भाषा में क्या, कंफ्यूजिया आ जाते हैं। उनको लगता है इनको पैसा भी नहीं चाहिए, इनको शारीरिक सुख भी नहीं चाहिए, इनको नेम एंड फेम भी नहीं चाहिए। आपने देखा हो ना, बहुत नागा बाबाओं के पास लोग जाते हैं तो अगर कोई उनका काम हो जाए, धन्यवाद देने जाए, तो भी वो डांट के भगा देते हैं, कभी कभी गाली बक के भगा देते हैं। आपको लगता होगा कि ये कैसा आचरण है, मैं तो इनको धन्यवाद देने आया था। वो इसलिए क्योंकि वो कीर्ति और प्रसिद्धि से भी दूर रहना चाहते हैं। अगर वो आपका धन्यवाद स्वीकार कर लेंगे तो उनके पास लाइन लगनी शुरू हो जाएगी। तो आप सोचिए, ना उन्हें पैसा चाहिए, ना उन्हें शारीरिक सुख चाहिए, ना नेम एंड फेम चाहिए, क्या चाहिए? सुख कहां है? इसे एक पंक्ति में कहूंगा कि वो सुख खोजे भौतिकता में, वो सुख खोजे भौतिकता में, मदिरा में मांस की बोटी में, ये भस्म रमाए अपने तन पर खुश हैं सिर्फ लंगोटी में। और यहां मार्क्स भी फेल, मैक्स वेबर भी फेल, सिगमंड फ्रायड भी फेल। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं आपसे कि भारत यदि उभरेगा तो वो एक नए सिरे से उभरेगा, ऑल्टरनेटिव नॉलेज देके उभरेगा। इसको एक सेंटेंस में मैं कहना चाहता हूं, ऑल्टरनेटिव नॉलेज हमारे पास दोनों ढंग की होगी। जैसे साइंस में जब आप साइंस और टेक्नोलॉजी का पैराडाइम चेंज करते हैं, पावर का पैराडाइम चेंज हो जाता है। जैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले यूरोप पावर सेंटर था, अब अमेरिका हो गया क्योंकि अमेरिका ने एटम बम बना लिया। हमारे पास पैराडाइम चेंज करने का नॉलेज बेस अवेलेबल है। जैसे मोदी जी ने योग की शुरुआत की तो जो FDA, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अमेरिका का फार्मास्यूटिकल रिसर्च में बहुत आगे है। अगर हम आयुर्वेद और योग का पालन करें तो हमें 80% चीजों में जरूरत ही नहीं, वो हमसे बहुत आगे है। आपने रिसर्च पे जो बिलियंस ऑफ डॉलर खर्च किए, वो 80% मामलों में आपको मुबारक, सिर्फ एक्सीडेंट और बहुत ही गंभीर बीमारियों में उसकी आवश्यकता पड़ेगी। अब आप आइए, सिर्फ एक छोटा सा उदाहरण देखिए। साहित्य में हमारे यहां इतना उत्कृष्ट कोटि का साहित्य है। जैसे मैंने अभी बोला कि रामचरितमानस में 1,16,000 शब्द हैं, और कालिदास तो तुलसीदास से बड़े कवि थे, फिर भी क्या कहा जाता? कालिदास वो शेक्सपियर ऑफ इंडिया। शेक्सपियर ने कितने शब्द यूज किए अपने टोटल लिटरेचर में? ज्यादातर रिपीटेड हैं 12,000 और मैक्सिमम है 18,000, और रेयर वर्ड्स को मिला लें तो 30,000। अब बताइए साहब, 18,000 शब्द का प्रयोग करने वाला लाखों शब्दों को प्रयोग करने वालों के आगे कह रहे हैं कि कालिदास वो तो शेक्सपियर ऑफ इंडिया। साहित्य में हमारी क्षमता इतनी अद्भुत थी कि हमारे यहां हर चीज छंद में लिखी गई है। वैदिक मंत्रों से लेके धार्मिक चौपाइयों से लेके भजन तक हमारे यहां हर चीज रिदमिक पैरामीटर में है। और इसीलिए आप देखें, हिंदी फिल्मों में गाने ज्यादा होते हैं, अंग्रेजी फिल्मों में गाने कम होते हैं। साहित्य में हमारी एक अद्भुत, एक अलग स्थिति। एक छोटा सा उदाहरण दो, आपको समझ में आएगा। आप सबने विष्णु सहस्त्रनाम सुना होगा, ललिता सहस्त्रनाम भी सुना होगा,
हनुमत सहस्रनाम भी सुना होगा, शिव सहस्रनाम भी सुना होगा। मैं चैलेंज करके पूछता हूं, दुनिया में कोई लैंग्वेज बताइए जिसमें एक शब्द के 1000 पर्यायवाची हो और उसमें एक भी शब्द दूसरी भाषा से ना लिया गया हो। इतनी समृद्ध भाषा, और उसके बाद हम उसको छोड़ के कहते साहब दूसरी भाषा अच्छी है। तो इसलिए मैं अंत में सिर्फ यह कहना चाहता हूं, आप सब शिक्षक हैं, ज्ञान का जो अप्रतिम भंडार भारत में विद्यमान है, प्रधानमंत्री जी ने मैन्युस्क्रिप्ट मिशन भी शुरू किया है। कई लाख, 3.5-4 लाख मैन्युस्क्रिप्ट डिजिटाइज हो चुकी हैं। 40-42 लाख को करने का, डॉक्यूमेंट करने का पूरा प्रोजेक्ट चल रहा है। उस नॉलेज को हम पढ़ें और लोगों को बताएं, और इस अमृत काल में जो 5 प्रण हैं उन्हें हम पूरा करें। नंबर 1, देश को विकसित राष्ट्र बनाना है। नंबर 2, इसके लिए गुलामी की मानसिकता के हर प्रभाव से अपने को मुक्त करना है। नंबर 3, अपनी विरासत पे गर्व करना है। नंबर 4, इसके लिए कर्तव्य का पालन करना है। नंबर 5, कर्तव्य का पालन सामूहिक रूप से करना है। तो अपनी विरासत पे ज्ञान को पहचानिए। हनुमान जी की तरह आपकी शक्ति सोई हुई है। जो जो वो शक्ति जागृत होने लगती है तो कहीं कालनेमी आ जाता है, कहीं सुरसा आ रही हैं, कहीं पर अन्य प्रकार की आसुरी शक्तियां आ रही हैं जो चाहती हैं आपकी शक्ति भूली पड़ी रहे। मगर आप अपनी शक्ति को पहचानिए, अपने नॉलेज के बेस को पहचानिए। तो जिसे एक पंक्ति में कहना चाहूंगा कि अभी साज दिल में तराने बहुत हैं, अभी जिंदगी के फसाने बहुत हैं, दरे गैर पर भीख मांगो न फन की, जब अपने ही घर में खजाने बहुत हैं। और लास्ट में आश्वस्त रहिए, जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है यही समय है, सही समय है, भारत का अनमोल समय है। जिसे एक पंक्ति में कहूंगा कि भारत मां अंगड़ाई लेती, सुप्त चेतना जाग रही, ऋषि मुनियों की देवधरा फिर अपना रूप संवार रही। और हम सिर्फ साइंस, टेक्नोलॉजी, नॉलेज में ही आगे बढ़ के दुनिया का मार्ग प्रशस्त नहीं करेंगे। आज दुनिया में जो लड़ाइयां हो रही, रशिया यूक्रेन का हो, चाइना ताइवान का कॉन्फ्लिक्ट हो, इजराइल हमास का कॉन्फ्लिक्ट हो, सब लड़ने में लगे हुए हैं। उस लड़ने में जो क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन में कोहेरेंस सिर्फ हम देंगे, और ये काम करने का एक्सपीरियंस भी हमारे पास है। जिसे अटल जी की कविता की वो पंक्ति थी कि दुनिया का इतिहास पूछता, रोम कहां यूनान कहां है। दुनिया का इतिहास पूछता, रोम कहां यूनान कहां है। घर घर में शुभ अग्नि जगाता, वो उन्नत ईरान कहां है। दीप बुझे पश्चिमी जगत के, छाया जब बरबर अंधियारा, तभी चीर कर तम की छाती चमका हिंदुस्तान हमारा। और यह भी बात ध्यान रखिए, अंत में कोई बाहर की सीमा के बाहर खड़ा शत्रु हमें हरा नहीं सकता। हमें अंदर के शत्रुओं से सावधान रहना है। हम कभी नहीं हारे हैं दुश्मन के छल छंदों से, हम तो सदा ही आ रहे हैं अपने घर के जयचंदों से। तो बस उनको आप पहचाने रखिएगा। तो इतने पे आप सजग रहिए कि कहनी है एक बात हमें इस देश के पहरेदारों से, संभल के रहना अपने घर में छिपे हुए गद्दारों से। उसको पहचाने रखिए। जितने राक्षस वेश वाले, राम असाधु वेश वाले राक्षस घूम रहे हैं, और कहीं पर सुपर्णखा दूसरा व्यू बनाकर घूम रही है, बहुत से शकुनी और मंथराएं घूम रही हैं भाइयों को लड़ाने के लिए। बस याद रखिए, जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि 25 वर्ष का अमृतकाल है, ये वो आधार बनाएगा जो 1000 साल तक भारत का मार्ग प्रशस्त करेगा। यानी 1000 साल तक की दृष्टि है, और 10,000 साल पुराने गौरवशाली अतीत से प्रेरणा है। तो ये पंक्ति ध्यान रखिएगा कि गौरवशाली था भूतकाल, पास्ट, गौरवशाली था भूत, भविष्यत भी महान है, अगर संभालें आप उसे जो वर्तमान है। धन्यवाद। सूचना की ओर ध्यान दें संभागीगण। अभी अगला सत्र समय पर शुरू करना है। अगले सत्र में चाय पान करके शीघ्रता से आने का आग्रह है। जिन्होंने जाते समय भोजन पैकेट की आवश्यकता है, राज्य के अध्यक्ष महामंत्री कार्यालय